मिला है कि नहीं? यस सर। यस सर, ओके चलो। अच्छा तो थर्सडे इवनिंग तो जीएसटी क्लास है, और जीएसटी में सर हम लोग गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स में हम लोग कहाँ पर है सर आजकल? सर आजकल हम लोग आईटीसी में थोड़ा सा विचरण कर रहे हैं। विचरण समझते हो ना, घूम रहे। आईटीसी इन द सेंस इनपुट टैक्स क्रेडिट। ओके, सो इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब तो आप लोग को पता है ना सर, उस पर मैं कुछ नया टिप्पणी क्यों करूँ? आईटीसी के बारे में और नया कुछ नहीं बताना है ना? बहुत सिंपल सा बात है। बात तो सिंपल है, बट आईटीसी रिलेटेड प्रोविजन सिंपल नहीं है। मतलब आईटीसी रिलेटेड जितना सारा मैटर होता है जीएसटी में, वो इतना सिंपल नहीं है। आपको मैं सेक्शन वाइज पूरा डिटेल्स में इसके बारे में चर्चा कर रहा हूँ। आज भी एक सेक्शन के ऊपर चर्चा करूंगा, सेक्शन 16 17 ऑलरेडी डिस्कस कर लिया मैंने। आज सेक्शन 18 में भी डिस्कस करूंगा। तो इन सिंपल आईटीसी का मतलब मैं आपको इंट्रोडक्शन लेवल में बता के रखा। इन सिंपल व्हाट इज आईटीसी? सो वेरी सिंपल। एक परचेजर जब भी कोई चीज परचेज करता है, इन सिंपल ही है, बेसिक्स, एकदम बेसिक्स। कोई भी अगर 2 दिन जीएसटी का काम करेगा, मतलब किसी जीएसटी कोई भी टैक्स फॉर्म में या सीए फॉर्म, सीएमए फॉर्म या सीएस फॉर्म में कुछ दिनों के लिए अगर आप बस एक प्रैक्टिस के लिए जाते हो, तो इतना तो समझ में आ ही जाएगा कि परचेस करने के टाइम पे कोई भी परचेजर जो भी टैक्स पे करता है, और सेल करने के टाइम पे, मतलब जो परचेस के टाइम पे जो टैक्स पे करे उसे इनपुट टैक्स कहा जाता है, और सेल करने के टाइम पे जो टैक्स पे किया जाता है उसे आउटपुट टैक्स कहलाता है। और आउटपुट टैक्स जब पेमेंट होता है, तो उस टाइम पे उनके पास क्रेडिट होता है, और वो आउटपुट टैक्स से इनपुट टैक्स की लायबिलिटी को माइनस करते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट को, और उनका टैक्स लायबिलिटी लो हो जाता है अगर आपके पास क्रेडिट है। और ये क्रेडिट कैसे मिलता है, इसके ऊपर ऑलरेडी बहुत क्लास हुआ है सर। तो मैं आपको अभी फिर से बेसिक्स में बात तो नहीं करना चाहता, पर जस्ट एक बार रिमेम्बरेंस के लिए सिंपल आइडिया दे रहा हूँ। ऐसे तो मैंने बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चंस भी आप लोगों के साथ क्लास में डिस्कस किया। अगर बाई चांस किसी ने मिस किया है, जस्ट एक सिंपल सा रिक्वेस्ट है, बैकअप लो, घर पे थोड़ा करो, अगर कोई डाउट है तो पूछो, है ना सर? सो टैक्स पेड ऑन परचेजेस, ये एक एग्जांपल एकदम इंट्रोडक्शन लेक्चर में बताया था कि आप प्रोडक्ट ए खरीदा, प्रोडक्ट बी खरीदा, प्रोडक्ट सी खरीदा। आपका प्रोडक्ट ए के पीछे 100 का टैक्स किया, प्रोडक्ट बी के पीछे 120 का टैक्स किया, मतलब टैक्स किया, ये सब टैक्स है ना। दीज ऑल आर टैक्स। प्रोडक्ट का वैल्यू कुछ भी हो, टैक्स अमाउंट 100 है, 120 है, 80 है, तो कुल मिला के आपके पास 150 का, 100 120 सॉरी 300 का क्रेडिट हो गया। मतलब ये जितना टैक्स आपने परचेज के टाइम पे पे किया, जितना आपने परचेज के टाइम पे पे किया, दिस इज आल्सो नोन एज इनपुट। ओके, परचेज मतलब इनपुट, आउटपुट मतलब सेल। ठीक है, सेल के टाइम पे जब आपने टैक्स कलेक्ट किया, तो आपका टैक्स ऑन आउटपुट हो गया 450, जो भी प्रोडक्ट वैल्यूएशन है। अब गवर्नमेंट आपको बोलता है कि दो भाई हमारे घर पे 450 जमा करो, हम देश चलाएंगे। क्यों गवर्नमेंट क्यों मांगता है? क्योंकि गवर्नमेंट को देश चलाना होता है। फिर आप बोलते हो अरे रुको गवर्नमेंट रुको, मैं 450 आपको नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि मैंने ऑलरेडी परचेस के टाइम पे 300 का क्रेडिट लेके रखा हूं, तो अभी मैं आपके घर में सिर्फ 150 दूंगा। सर इन सिंपल तो आईटीसी यही है, लेकिन क्या आप लोगों को इतना सिंपल लगा आईटीसी या लग रहा है? ऑब्वियसली नो। जितना सिंपल इंट्रोडक्शन है उतना सिंपल तो लॉ नहीं है। अब नहीं है तो क्या कर सकते हैं, वास्तविकता के साथ ही तो समझना पड़ेगा ना सर। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट में मैंने लास्ट फ्यू लेक्चर्स में आपको सेक्शन 16 17 18, आज बताऊंगा 18। ठीक है, अगर आपको मैं थोड़ा सा रिवाइज करने का कोशिश करूं, तो क्या मैं आपको बता सकता हूं कि हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं? अगर आप समरी नोट से भी देखो, मैं जस्ट तो एक बार आपको रिपीट करा रहा हूँ कि लास्ट 3 4 लेक्चर्स में हम लोगों ने आईटीसी रिलेटेड क्या पढ़ा है। तो सबसे पहले तो हम लोगों ने ये पढ़ा सर, बिजनेस क्या होता है। मतलब देखो सर, इनपुट क्रेडिट कौन लेता है? जो बिजनेस करता है। और ये इनपुट क्रेडिट बेसिकली जो बिजनेस करता है, गुड्स या सर्विस सेल करने का डील करता है, मतलब मार्केट में ट्रेड करते हैं या मैन्युफैक्चरिंग करते हैं,
व्हाटएवर जो भी बिजनेस करते हैं, मतलब मेन बात है फर्दरेंस ऑफ बिजनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर गेटिंग आईटीसी। मैंने क्वेश्चंस भी सॉल्व करा के रखा। तो इसलिए सबसे पहले हम लोग ना बिजनेस का डेफिनेशंस पढ़ा कि बिजनेस मतलब क्या, कॉमर्स, ट्रेड, मैन्युफैक्चर, हाँ, प्रोफेशन, वोकेशन, हाँ, इवन इफ देयर इज नो मॉनेटरी बेनिफिट, अगर पैसा का बेनिफिट ना भी हो तो भी हम उसे, अगर वो ट्रेड है, कॉमर्स है, मैन्युफैक्चर है, प्रोफेशन है, वोकेशन है, तो भी हम उसे बिजनेस कहेंगे। और बिजनेस के साथ जुड़ा हुआ इंसिडेंटल एंसिलरी सर्विस भी बिजनेस है। ये सब बात क्यों बोल रहे हो सर, ये सब फिर से क्यों रिपीट कर रहे हो? सर रिपीट नहीं कर रहे हैं, आपको बस थोड़ा सा मैं कनेक्ट कर रहा हूँ कि आप लोग आईटीसी चैप्टर में ऑलरेडी क्या क्या पढ़ चुके हो। ठीक है, तो यहाँ पर पूरा बिजनेस रिलेटेड मैटर के ऊपर मैंने डिटेल्स में पहले ही बात कर चुका है, समरी से थोड़ा बता रहा हूँ। फिर मैंने आप लोगों को बताया एग्जाम सप्लाईज क्या है, ठीक है, एग्जाम सप्लाईज क्या है, गुड्स क्या है, सर्विस क्या है, ठीक है, कैपिटल गुड्स क्या है, इनपुट क्या है, इनपुट सर्विस क्या है। फिर मैंने आपको बताया इनपुट टैक्स क्या है, सब बताया सर। नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन कौन होते हैं, ये सब डेफिनेशन के अंदर है। जीरो रेटेड सप्लाई क्या है, इनवर्ट सप्लाईज क्या होता है, ये सब डेफिनेशन का पार्ट था। उसके बाद आया सर प्रोविजंस का पार्ट, जहां आपको याद रखना चाहिए सेक्शन 16। सेक्शन 16 किस रिलेटेड मैटर में बात करता है बोलो तो? सेक्शन 16 रिलेटिंग टू एलिजिबिलिटी एंड कंडीशन फॉर टेकिंग आईटीसी। मतलब इनपुट क्रेडिट कौन, हु इज एलिजिबल फॉर गेटिंग आईटीसी। मतलब ये जो मैं आपको एक बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करवाया कि सर आप मार्केट में 450 का प्रोडक्ट सेल करोगे और 300 का क्रेडिट क्लेम करोगे। सर ऐसे तो ये क्लेम कॉन्सेप्ट कहाँ से होता है? सॉफ्टवेयर से होता है। कौन सा सॉफ्टवेयर? जीएसटी सॉफ्टवेयर। जीएसटी सॉफ्टवेयर मतलब किसका सॉफ्टवेयर? सर दिस इज द सॉफ्टवेयर, मतलब वेबसाइट या पोर्टल gst.government.in। आप यहाँ पर अपने आप को पोर्टल में रजिस्टर करते हो, मतलब आप मतलब कौन? जो अपने आप को जीएसटी में रजिस्टर करवाते हैं, है ना। जैसे अगर आप अपने आप को रजिस्टर करवाना चाहते हो एज ए टैक्स पेयर्स, जस्ट गो हियर, क्लिक इन द रजिस्टर नाउ बटन एंड फिल दी फॉलोइंग फॉर्म्स, जो भी फॉर्म आएगा, ठीक है। न्यू रजिस्ट्रेशन है तो न्यू, अगर आपका रजिस्ट्रेशन पहले हो चुका था बट आपको कोई टेम्पोररी रेफरेंस नंबर मिला है तो टेम्पोररी रेफरेंस नंबर पुट करो और अपने आप को जीएसटी में रजिस्टर करने का प्रोसेस में गो थ्रू करो। जैसे जैसे ये प्रोसीड हो जाएगा, ओटीपी वगैरह आएगा, जैसे होता है एग्जाम फॉर्म फिलअप करते हो, इंस्टीट्यूट का फॉर्म फिलअप करते हो, सीए का, सीएस का, हाँ, सीएमए का, एनआईएसएम का, है ना, आप लोग बहुत सारे फॉर्म फिलअप करते हो, मुझे पता है। तो वही कॉन्सेप्ट है यहाँ पर भी, आप लोग जीएसटी रिलेटेड फॉर्म फिलअप करो, रजिस्ट्रेशन रिलेटेड। सर ये तो टैक्स पेयर्स का हो गया, ये किसका? सर अगर आप जीएसटी प्रैक्टिशनर बनना चाहते हो, कौन बन सकता है? ये भी आगे पढ़ाई का विषय है। दिस इज ऑल्सो आवर पार्ट ऑफ द एजुकेशन, मतलब सिलेबस के अंदर भी ये बताया जाता है कि हु कैन बिकम जीएसटी प्रैक्टिशनर, कौन आगे जाके प्रैक्टिशनर बन सकता है। बेसिक तो बीकॉम तो होना ही चाहिए। इसके अलावा सीएस, सीएमए को ज़्यादा प्रायोरिटी मिलता है। रिटायर्ड पर्सन, कॉमर्स प्रोफेशनल्स, ज़्यादातर कॉमर्स प्रोफेशनल्स लोगों को ही ज़्यादा मौका मिलता है, ठीक है। वो भी अपने आप को एज ए जीएसटी प्रैक्टिशनर, लेकिन जीएसटी प्रैक्टिशनर अगर मानो कोई सीएस, सीएमए भी नहीं बनता, फिर भी वो अगर कॉमर्स बैकग्राउंड से है तो जीएसटी का एग्जाम होता है, वो दे के भी बन सकता है। आगे बताएंगे, ये भी टॉपिक डिस्कस करेंगे सर। ये सब देखो आपको फॉर्म फिलअप, अलग अलग जो फॉर्म होते हैं ना, आपको मैं ऑलरेडी बता रहा था, जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 2, जीएसटीआर 3B, जीएसटीआर 3B, ठीक है, 6, 5, 7, 8 फॉर्म के बारे में आगे आगे चर्चा करेंगे सर, ठीक है। फॉर्म के बारे में आगे आगे चर्चा करेंगे, कौन सा फॉर्म किस काम पे लगता है, आई मस्ट डिस्कस, ठीक है। ये रिटर्न फाइलिंग डिस्कशंस का पार्ट है सर, बहुत इजी डिस्कशन है, इसमें ज़्यादा झमेला नहीं है। बट सबसे बड़ा बात सर, ये जो फॉर्म का एरिया है ना, ये डे टू डे लाइफ में बड़ा लगता है सर। जो लोग जीएसटी एक्सपर्ट ना भी हो सकता है, बट अगर वो जीएसटी फाइलिंग का काम जानता है तो उनको फॉर्म तो प्रैक्टिस करते करते पता चल जाता है। लेकिन अगर जीएसटी का डिटेल्स नॉलेज चाहिए आप किसी को, अगर किसी को जीएसटी का डिटेल्स नॉलेज चाहिए, ओनली रिटर्न फाइलिंग जानना एनफ नहीं होता, ठीक है। तब उनको ऐसे सीएस जैसे डिटेल्स नॉलेज, सी में जैसे डिटेल्स नॉलेज गैदर करना पड़ता है, जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। यही अलग कर देता है एक एक्सपर्ट को और एक क्लार्क को, एक ऑफिशियल्स और एक क्लार्क के बीच में इतना ही फर्क होता है। समझ रहे हैं सर? ओके सर, आप लोग तो हर बात समझते हो। अच्छा, प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 16 रिलेटिंग टू एलिजिबिलिटी एंड कंडीशन फॉर टेकिंग आईटीसी, रीड विद रेलिवेंट रूल्स। ये रूल्स आपको पहले पढ़ा चुका हूं, क्या समरी बता दूं एक बार? हाँ, चलो बता ही देते हैं।
कि किसको जीएसटी में आईटीसी क्लेम करने का मौका मिलता है। अब रजिस्टर्ड तो वो होना ही चाहिए, इसलिए देखो कितना सुंदर लिखा है, रजिस्टर्ड पर्सन टू टेक क्रेडिट ऑफ टैक्स पेड ऑन इनवर्ड सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेज। जो गुड्स का क्या करते हैं, इनवर्ड सप्लाईज करते हैं। इनवर्ड सप्लाईज मतलब खरीद के लाते हैं गुड्स या सर्विस, ठीक है, फिर बाद में बेचते भी हैं। क्या करते हैं उस गुड्स को, यूज्ड और इंटेंडेड टू बी यूज्ड। हेलो, यूज्ड और इंटेंडेड टू बी यूज्ड मतलब या तो यूज कर लिया या तो यूज करने के बारे में सोच रहा है। इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, बिजनेस को फर्दर भी चलाने के लिए क्या करेगा, प्रोडक्ट खरीद के लाके, जैसे यहाँ पर हम लोग देख रहे थे, ये बंदा प्रोडक्ट ए खरीद के लाया, हाँ, प्रोडक्ट ए बाय किया, प्रोडक्ट बी बाय किया, प्रोडक्ट सी बाय किया, क्या करने के लिए सर, मुंह दिखाई के लिए या बेचने के लिए। सर आप लोग कनेक्टेड हो थोड़ा, हाँ हूँ राम गंगा देते रहना। हेलो, यस सर। थैंक यू सर। जानते हो ना सर, हाँ हूँ राम गंगा मतलब वही हुकारा भरना। हुकारा भरना मतलब हाँ समझ में आ रहा है। पुराने जमाने में टोल में जब बच्चे टीचर पढ़ाता था तो बच्चे लोग कैसे बोलते थे, टोल टोल का पढ़ाई समझते हो, वो पेड़ के नीचे टोल होता था, ठीक है, ऐसे करता था, तो आप लोग भी थोड़ा करते रहना, ठीक है। यस यस जब भी पूछे ठीक है सर, समझ गए, आप लोग अपने मर्जी के मालिक हो। ओके, तो ये जो ए गुड्स बाय किया, बी गुड्स बाय किया, ये सब इनवर्ड सप्लाई किया, फिर आउटवर्ड सप्लाई किया, ठीक है, तो रजिस्टर्ड होना चाहिए, फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए, तब जाके आप आईटीसी क्लेम कर सकते, ठीक है। अच्छा, कंडीशन भी फुलफिल करना पड़ता है, ऑलरेडी मैं बोल चुका डिटेल्स में, ये सब डिटेल्स में हो चुका है आईटीसी के फर्स्ट सेकंड थर्ड लेक्चर्स में। उनका रिटर्न फाइल होना चाहिए सेक्शन 39 के तहत, टैक्स ऑन सप्लाई हैज बीन पेड आइदर इन बाय, ठीक है, मतलब टैक्स पे करना चाहिए उसमें, मतलब सच सप्लाई में, ही हैज रिसीव्ड द गुड्स और सर्विस, मतलब जिसका आप आईटीसी क्लेम करोगे वो गुड्स रिसीव होना चाहिए। बिना रिसीव का भी हो सकता है, आपको वो भी मैं बता दिया, है ना, मतलब खरीद किसी के लिए रहे हैं, ट्रांसफर कहीं और हो रहा है, ऐसा होता है ना सर। तो बेसिकली इनवॉइस जिसके पास रिसीव होता है उसी को देना पड़ता है। ही हैज रिसीव्ड गुड्स और सर्विस, मतलब गुड्स या सर्विस रिसीव करना पड़ता है, तभी जाके आप आईटीसी भी क्लेम कर सकते हो। क्या रे, याद आ रहा है ना। लेकिन इसका एक्सेप्शनल भी है, जो मैंने ऑलरेडी आपको बता के रखा है ना, ऑलरेडी इसके बारे में भी मैंने चर्चा किया, ये वाला कॉन्सेप्ट सर, भूलना नहीं है, भूलना मना है। ये रहा, ये कॉन्सेप्ट क्या है, रिसीप्ट ऑफ द गुड्स और सर्विस नॉर्मली होता है, बट देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ बिल टू शिप टू मॉडल, जिसमें बिल टू शिप टू मॉडल में क्या हुआ था, ए गुड्स बेच रहा था बी को, लेकिन बी रिसीव नहीं कर रहा उसको, क्योंकि बी ने ए को बताया था कि गुड्स का डिलीवरी आप डायरेक्टली सी के घर में करना। तो यहाँ पर बता रहे हैं, करेंटली मैंने जो आपको बताया वहां पर क्या बताया, वहां पर बता रहा है कि गुड्स रिसीव करना जरूरी होता है आईटीसी क्लेम करने के लिए, लेकिन यहाँ पर तो बी ने गुड्स रिसीव ही नहीं किया, लेकिन फिर भी बी आईटीसी क्लेम कर सकता है। बी एंटाइटल्ड टू हैव द आईटीसी बेसिस द इनवॉइस इशूड बाय ए ने बी के नाम पे जो इनवॉइस इशू किया, जो बिल बना के दिया, उसकी बेसिस में क्लिक कर सकता है। तो फिर रिसीव करना ऑलवेज जरूरी नहीं है ना, रिसीव करना बिल टू शिप टू मॉडल में मैंडेटरी नहीं है, इनवॉइस रिसीव करना मैंडेटरी है, मतलब कौन किसके नाम पे बिल रेज कर रहा है, ये बहुत वाइटल है, ये बहुत वाइटल मैटर है। अब आप बोलोगे सर फिर एक्चुअली तो बी सी को सप्लाई कर रहा है, यस, तो सी रिसीव कर रहा है, तो गुड्स और सर्विस बीइंग रिसीव्ड सी एंटाइटल्ड टू हैव आईटीसी बेसिस ऑन द इनवॉइस इशूड बाय बी। सी रिसीव कर रहा है, वो ऑब्वियसली आईटीसी क्लेम कर सकता है, लेकिन किस बेसिस में, बी ने सी के नाम पे जो इनवॉइस इशू किया उसके बेसिस पे। सर ये सब तो बेसिक बातें हैं आईटीसी का, यस, दीज आर द बेसिक बातें ऑफ आईटीसी, बेसिक कंडीशंस ऑफ आईटीसी। आईटीसी क्लेम करने का बड़ा ही इंट्रोडक्शन लेवल का कॉन्सेप्ट है, जो मैंने आपको लास्ट फ्यू क्लासेस में डिटेल्स में समझाया, ठीक है। तो ये समरी जो एरिया मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ से भी ना आप आईटीसी का पूरा गो थ्रू कर सकते हो, बट तभी हो पाएगा, ये समरी उसी को समझ में आएगा जो ऑलरेडी पूरा का पूरा बात कवर कर चुका है। जिसका कोई भी पार्ट थोड़ा सा भी बाकी है, मतलब अगर उसने पूरा आईटीसी को समझा नहीं, तो ये समरी नोट्स वो समझ नहीं पाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा सर, अगर आपको ये समरी नोट समझना है जीएसटी का या आईटीसी का, ठीक है, आपको पहले
पूरा का पूरा डिटेल्स को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, क्लास को अच्छे से सुनना पड़ेगा, तभी जाके आप ये समझ सकते हो। ठीक है, मतलब जस्ट समरी, मतलब ये एग्जाम पे बहुत हेल्प करता है एग्जाम से पहले कि अच्छा आईटीसी मुझे क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट रिमेंबर करके जाना है। तो अगर आप ये सब पॉइंट को एक खुद से एक पॉइंट आउट करके अगर आप लिखते हो ना, तो आईटीसी रिलेटेड सारा इंपॉर्टेंट बातें आपको समझ में आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है सर? यस सर। ये देखो कितना सुंदर बताते हैं, टैक्स ऑन सप्लाई हैज बीन पेड आइदर इन और बाय। कि किस तरह से हो सकता है, टैक्स में हो सकता है, मतलब आप टैक्स कैसे पे करोगे, या तो आप कैश पे करो या फिर आप आईटीसी को यूटिलाइज करके पे करो। टैक्स पे करने का दो ही तरीका है, या तो फ्रेशली कैश पे कर दो, या फिर अगर आपके पास क्रेडिट है तो क्रेडिट से आप अपना टैक्स को हिसाब लगाओ। जो हमने आपको पहले क्लासेस में बताया कि सीजीएसटी का आईजीएसटी का क्रेडिट को आप सीजीएसटी में यूज कर सकते हो, है ना। यूटिलाइजेशन ऑफ जीएसटी करा है ना लास्ट क्लास, यूटिलाइजेशन ऑफ जीएसटी, जहां पर आपने देखा था कि किस तरह से आईजीएसटी का क्रेडिट आपके पास अवेलेबल है। आईजीएसटी क्रेडिट कब मिलता है, जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आपने कोई सप्लाई किया, है ना, या फिर आपने कोई स्टेट से दूसरे स्टेट से बाई किया, परचेज। ठीक है, इंटर स्टेट बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, इंटर स्टेट। तो इंटर स्टेट बाई सेल में आपको आईजीएसटी अवेलेबल होता है, स्पेशली बाई में क्रेडिट मिलेगा। तो इन दैट टाइम नॉर्मली अब आईजीएसटी के साथ सीजीएसटी एसजीएसटी एडजस्ट होता है। ये सब क्वेश्चन करके भी समझाया, आज भी कुछ क्वेश्चन डील करेंगे सर। ठीक है, आज भी कुछ क्वेश्चन डील करेंगे, आपको और अच्छा लगेगा। ठीक है, कि सर आईटीसी से कैसे कैसे सवाल हो सकता है। ठीक है, थोड़ा ट्रिकी सवाल भी लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी सवाल भी लेंगे ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। ठीक है, मतलब समझ में आए कि सर होता क्या है। तो ये सेक्शन 16 का एरिया है। सेक्शन 17 क्या बताता है, अपॉर्चुनमेंट ऑफ क्रेडिट एंड ब्लॉक क्रेडिट, जिसपे मैंने लास्ट 2 क्लास में चर्चा करने जा रहा हूँ। कभी क्रेडिट अपॉर्चन होता है और कभी क्रेडिट को ब्लॉक कर दिया जाता है। ब्लॉक क्रेडिट में कुछ एग्जांपल मुझे थोड़ा बताना बाकी है, मैं आज बता दूंगा आपको कि देयर आर सर्टेन केसेस जो ऑलरेडी मैंने डिस्कस कुछ कर लिया, लेकिन कुछ कंडीशन ऐसे भी होते हैं जब क्रेडिट ब्लॉक हो जाता है। मतलब सेक्शन 16 क्रेडिट पाने का कंडीशंस को बताते हैं, और सेक्शन 17 क्रेडिट का ब्लॉक करने के बारे में बताते हैं। मैं ऑलरेडी आपको सेक्शन 16 का डिटेल्स एज वेल एज सेक्शन 17 का डिटेल्स समझा चुका हूं, बस सेक्शन 17 रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स बताना मेरे को बाकी है। ठीक है, कुछ एग्जांपल बताना बाकी है, और यहाँ पर समरी करके दिया है कि आपको क्रेडिट को कैसे अपोर्शन करना है या क्रेडिट को ब्लॉक कैसे करना है। एनबीएफसी के केस में या बैंकिंग कंपनीज के केस में क्या होता है, 50% अवेल कर सकते हैं, याद करो। ठीक है, ब्लॉक क्रेडिट का पूरा समरी बना के दिया है सर। ठीक है, आपका मोटर व्हीकल्स के केस में, वेसल्स के केस में, एयरक्राफ्ट के केस में, हर चीज में बोला है। ठीक है, आपको जो मैं ऑलरेडी क्लास में डिस्कस कर दिया इन आवर प्रीवियस लेक्चर। ठीक है, तो मैं आपको आज क्या बताने वाले हूँ सर। सर आज मुझे आपको बताना है सेक्शन 18। ओके, दिस इज दी आज का हॉट टॉपिक, सेक्शन 18। ये क्या है सर? सर देयर आर सम स्पेशल सर्कमस्टेंसेस एनाबलिंग अवेलिंग ऑफ क्रेडिट। सर ये स्पेशल सर्कमस्टेंसेस क्या है सर? सर वही तो बताना है। कुछ स्पेशल सिचुएशंस या सर्कमस्टेंसेस है जब आपको नॉर्मली दिख रहा था कि क्रेडिट शायद नहीं मिलेगा, बट देयर मे बी सर्टेन स्पेशल सर्कमस्टेंसेस जब एक बिजनेसमैन क्रेडिट अवेल कर सकता है। इसके ऊपर मैं डिटेल्स में आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, लेकिन इसको बताने से पहले सेक्शन 17 रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स आपके साथ में थोड़ा डील करूंगा, और उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन आंसर पे डील करूंगा। ठीक है, देयर आर सर्टेन केस स्टडीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस रियल लाइफ में जो सिचुएशंस क्रिएट होता है, या बिजनेस सिचुएशंस में डे टू डे लाइफ में बिजनेस भी फेस करता है, इस रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस आप देख सकते हो, स्वस्तिक प्राइवेट लिमिटेड का, सिग्मा कंसल्टेंट्स का। ठीक है, तो इनको किस तरह का आईटीसी रिलेटेड मैटर को सामना करना पड़ता है, ये थोड़ा मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, और ये डिस्कस करने से आपको सुविधा रहेगा। जैसे ये क्वेश्चन है दीना लिमिटेड का। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन है आपका जमकू बोल के क्वेश्चन है, जमकू। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है आपका हर्षगीत प्राइवेट लिमिटेड का। देयर आर लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस, जितना प्रैक्टिस करो उतना अच्छा है। ठीक है, बट अगर डायरेक्ट प्रैक्टिस करोगे बिना समझ के कुछ नहीं समझ पाओ, लेकिन अगर आप प्रोविजंस पढ़ के आते हो आपको समझ में आएगा। बार बार बोल रहा हूँ, ध्यान रखिएगा बात पे। चलो सर, सेक्शन 17 से जो बात मेरा थोड़ा बाकी है
मैं कंप्लीट करा देता हूँ। नहीं तो आप बोलोगे सर आपने इस पॉइंट पे तो कुछ बोला नहीं पर एग्जाम में ऐसे सवाल कर लिया था, इसलिए थोड़ा बोल देना मुझे लग रहा है अच्छा रहेगा। ठीक है, एक सेकंड, एक सेकेंड सर। एक सेकंड, स्क्रीन शेयरिंग इश्यूज थोड़ा बहुत, इसको ठीक करके आता हूँ। बात करने से थोड़ा खांसी ज्यादा हो रहा है, कम बात करने से इतना दिक्कत नहीं है, ज्यादा बात करने से ये चीज मेरा चल रहा है। ओके ओके, यस। ये सब इलस्ट्रेशंस बता दिया था सर, है ना? ये सारा इलस्ट्रेशंस में डिस्कस कर दिया था कि कितना होगा क्या होगा। यस सर, हम लोगों ने काफी चीज पढ़ लिया, लेकिन जो नहीं पढ़ा वो मैं ढूंढ रहा हूँ, जिस पॉइंट पे मैंने कुछ नहीं बोल पाया। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था, कहाँ चल रहा है? यस, मुझे मिला सर, मुझे मिला, वही मैं ढूंढ रहा था। सर आप लोगों को स्क्रीन शेयर है ना वापस? मुझे बीच में स्क्रीन शेयरिंग थोड़ा चला गया था, अभी है? है सर। ओके सर। अच्छा, तो यहाँ आप देख सकते हो सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 वाला एक एरिया था, ठीक है? देयर आर सर्टेन सिचुएशंस जहाँ पर आईटीसी ब्लॉक होता है, ठीक है? जैसे कि मैं लास्ट दिन आपको ये सब बोला था, ये सेल्फ कंस्ट्रक्शन का केस बोला था, प्लांट मशीनरी का केस बोला था, है ना? इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिलेटेड मैटर में वर्क कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर बात किया था, ठीक है? सिमिलरली देयर आर सर्टेन एग्जांपल्स एज वेल एज सर्टेन सिचुएशन, जैसे सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 क्लॉज ई, सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 क्लॉज ए, सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 क्लॉज जी, ठीक है? ये सब आपको याद रखना चाहिए सर जीएसटी में, ठीक है? तो ये क्या है? पर्सनल कंजम्पशंस, ठीक है? ये सब क्या है, मतलब जहां पर एक्चुअली जीएसटी ब्लॉक किया, ये मैं ब्लॉक क्रेडिट में बता रहा हूँ। ब्लॉक क्रेडिट रिलेटेड थोड़ा बात कर लूँ, फिर मैं आपको वापस सेक्शन 18 में बात करता हूँ। जैसे यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल मैं लास्ट दिन भी बताया था, यहाँ पर भी है, ठीक है? आईटीसी ऑन वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस के ऊपर मैंने बता दिया था, है ना, सीडीएन कंपनी का। जैसे यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स था, जैसे एक कंपनी बाय सीमेंट टाइल्स एक्सेट्रा एंड अवेल्स द सर्विस ऑफ एन आर्किटेक्ट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इट्स ऑफिस बिल्डिंग। एक कंपनी ने सीमेंट बाय किया, टाइल्स एक्सेट्रा ये सब बाय किया, और उसने आर्किटेक्ट फॉर कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन के लिए आर्किटेक्ट का सर्विस लिया ऑफिस बिल्डिंग के लिए, ठीक है? तो सीमेंट टाइल्स एक्सेट्रा बाय करना, कंपनी बाय कर रहा है, ठीक है, लेकिन आर्किटेक्ट का सर्विस कंस्ट्रक्शन के लिए ऑफ सच गुड्स एंड सर्विस ये ब्लॉक कर देगा, ठीक है? बिकॉज कंस्ट्रक्शन का जो सीमेंट टाइल्स का कॉन्सेप्ट है और आर्किटेक्ट का जो चार्जेस है वो दोनों अलग है, ठीक है? तो इसलिए यहाँ पर ये चीज को काउंट नहीं करेगा। जैसे एमएन एंड कंस्ट्रक्शन प्रोक्योर सीमेंट, पेंट, आयरन रॉड्स एंड सर्विस ऑफ आर्किटेक्ट एंड इंटीरियर डिजाइनर फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ए कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स फॉर वन ऑफ इट्स क्लाइंट्स, ठीक है? इट आईटीसी ऑन सच गुड्स एंड सर्विस इज अलाउड ऑन एमएन एंड कंपनी। मतलब दोनों में फर्क क्या है? ये जो फर्स्ट केस था इसमें कंपनी खुद अपने ऑफिस बिल्डिंग को बना रहा था, मेरा कंपनी है, मैं खुद ही बना रहा हूँ, किसी दूसरे के लिए नहीं बना रहा, ठीक है? मतलब आप अपने बिजनेस के लिए ही अपना बिल्डिंग बना रहे हो, और उसके लिए आपने कंस्ट्रक्शन के लिए आर्किटेक्ट लिया, सीमेंट टाइल्स एक्सेट्रा बाय किया,
और उसमें आपने जितना जीएसटी भरा, सपोज आपने 10 लाख का सीमेंट लिया, एग्जाम्पल दे रहा हूं, ठीक है, 10 लाख का सीमेंट है, 12 लाख का टाइल्स है, आर्किटेक्ट का सर्विस भी है मानो 5 लाख का, जीएसटी भी आपने भरा, बट ये आईटीसी आपको नहीं मिलेगा सर, क्योंकि ये सेल्फ कंस्ट्रक्शन है, ये सेल्फ कंस्ट्रक्शन है, सेल्फ कंस्ट्रक्शन में आईटीसी ब्लॉक्ड है। याद है सर, ये चीज मैंने लास्ट दिन भी बोला था आपको। सेल्फ कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 क्लॉज डी, याद करें सर, याद करें, भूलना नहीं है, ठीक है। सेल्फ कंस्ट्रक्शंस में आईटीसी ब्लॉक कर दिया गया और उसी का एग्जांपल था, लेकिन ये क्लाइंट के लिए हुआ है, मतलब ये अच्छा बेसिकली देखो सेल्फ कंस्ट्रक्शंस को आईटीसी क्यों ब्लॉक किया गया, अगर आपका बिजनेस के लिए है, मतलब मानो आप किसी क्लाइंट के लिए फर्दरेंस ऑफ सर्विस करना चाहते हैं, जैसे एम एंड कंस्ट्रक्शन, ठीक है, ये भी कंस्ट्रक्शन का काम ही करते हैं, और उसके लिए उसने सीमेंट, पेंट, आयरन रॉड सभी कुछ खरीदा, इंटीरियर डिजाइनर, लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा फर्क आपको दिखेगा सर। फर्क क्या है, व्हाट इज द फर्क, सर आप ये क्लाइंट के लिए कर रहे हो, तो क्लाइंट के लिए करो तो आईटीसी क्लेम कर पाओ, अगर आप सेम चीज क्लाइंट के लिए करो तो आपको आईटीसी मिलेगा सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 क्लॉज डी के तहत, ठीक है, लेकिन सेल्फ कंस्ट्रक्शन में ब्लॉक कर देगा, सेल्फ कंस्ट्रक्शन में ब्लॉक कर देगा, लेकिन अगर नॉर्मल वर्क कॉन्ट्रैक्ट है और आप क्लाइंट के लिए करोगे तो नो प्रॉब्लम विद दैट, उसी का था। सिमिलरली और एक कॉन्सेप्ट देखो, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है, आई होप कि आप लोगों के पास नोट्स भी हैं और आप लोग पढ़ भी रहे हो, अगर नहीं है तो मैं बोला आप लोग थोड़ा कलेक्ट कर लीजिएगा। A company buys cement, tiles, etc. and avails the service of an architect for renovation of its office building. The company has booked such expenditure in its PL. ITC on such goods and services allowed. अब इसमें फिर से एक अलग बात आ गया था, ये भी लास्ट क्लास का डिस्कशन था। कंपनी ने सीमेंट किया, टाइल्स बाय किया और ये सारे को मतलब सारा का सारे अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में खर्चा दिखाया, तो अगर ये बिजनेस का खर्चा है तो उसमें आपको आईटीसी अवेलेबल होगा, बट अगर ये कैपिटलाइज कर देता तो नहीं। Similarly, यहाँ पर एग्जांपल था ITC on goods service used by an automobile company for construction of a foundation on which machinery is to be mounted permanently, ये अलाउड था, ठीक है, बट देयर आर सर्टेन सिचुएशन जहाँ पर जैसे मोबाइल टावर वगैरह इस तरह का, या फिर फैक्ट्री के साइड में पाइपलाइन लगाना, ये सब में ब्लॉक कर दिया जाता है। सो देयर आर वेराइटीज ऑफ बिजनेस सिनेरियो सर, आप लोग अगर गो थ्रू करोगे अच्छे से सारा याद हो जाएगा, ये लास्ट क्लास का ही मैं फिर से एक बार याद दिलाया सर, फ्रेश कुछ बताओ, चलो ठीक है। जैसे यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट चलता है सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 क्लॉज ई। अब आपको एक चीज बताऊं मैं, जीएसटी में दो तरह का स्कीम होता है, जो लोग बिजनेस के साथ कनेक्टेड हो या प्रोफेशंस के साथ कनेक्टेड हो दे मस्ट अंडरस्टैंड, या फिर जिनको नहीं पता वो भी सुन लो। देयर आर रेगुलर स्कीम एंड देयर इज ए कॉम्पोजिशन स्कीम। कॉम्पोजिशन स्कीम वाले रेगुलर टैक्स नहीं पे करता, उनका टैक्स रेट भी कम होता है, पर वो लम सम में पे करता है, ठीक है, उनको रेगुलर रिटर्न फाइलिंग का झमेला नहीं लेना पड़ता, इस तरह का कॉन्सेप्ट है। अब ये कॉम्पोजिशन लेवी के ऊपर मैं आपको, जो लोग ऑलरेडी कर चुके हो, इसके बारे में मैं चार्ज ऑफ जीएसटी वगैरह में डिटेल्स में चर्चा करता हूँ, ठीक है, तो जब मैं फिर से चार्ज ऑफ जीएसटी चैप्टर कवर करूंगा, या फिर अगर आप बैकअप लेके भी अभी से कर सकते हो, अगर आपको इंटरेस्ट ज्यादा लगता है तो आप अभी से भी कर सकते हो। तो फिलहाल आपको इतना बताना चाहता हूँ, जो रेगुलर नहीं है, मतलब जो रेगुलर जीएसटी पेमेंट में नहीं है, सर रेगुलर में किसको आना पड़ता है, सर रेगुलर में जो ये गवर्नमेंट की तरफ से एक स्पेशल छूट है, जो अकाउंट मेंटेन नहीं कर सकता, अकाउंटेंट नहीं रख सकता, उनके लिए है, ठीक है। A supplier registered under composition scheme cannot collect tax from its customer. Point to be noted, very very important part. जो कॉम्पोजिशन स्कीम में अपना बिजनेस को चलाते हैं, हमारे देश में बहुत सारे बिजनेसेस इसी तरह से चलता है, देयर आर लॉट्स, मतलब वो परचेस करने के टाइम पे जीएसटी देता है, बट सेल करने के टाइम पे जीएसटी नहीं ले पाता। कैसा बिजनेस देखे आप लोगों ने कभी, ऐसा बहुत है सर, छोटा रेस्टोरेंट है, बहुत सारे बिजनेसेस हैं, जब भी वो अपना जो भी रॉ मटेरियल्स है, थैंक यू स्नेशिस, अपना सारा का सारा जो भी चीजें वो बाई करता है वो जीएसटी दे के करता है, बट कस्टमर से जब लेने पड़ता है तो वो नहीं लेता, क्यों, क्योंकि उनका कस्टमर जीएसटी दे के खाना नहीं खाएगा, उनका कस्टमर जीएसटी दे के प्रोडक्ट परचेज नहीं करेगा,
जैसे वो रेस्टोरेंट का बात कहा, कॉस्मेटिक बिजनेस ले सकते हो, देयर आर लॉट्स ऑफ, कपड़ा बिजनेस भी हो सकता है। छोटा मोटा बिजनेस में इस तरह का देखने को मिलता है, क्योंकि छोटा बिजनेस में अगर जीएसटी कस्टमर को देना पड़े ना, तो लेकिन इसमें एक कॉन्सेप्ट है, तो क्या बट बिजनेसमैन जो है, जो कॉम्पोजिशन लेवी में अपने आप को रजिस्टर किया, तो क्या वो जीएसटी नहीं देता? यस देता है, वो जीएसटी देता है सर, जीएसटी नहीं देता ऐसा बात नहीं है, वो लम सम में एक सर्टेन अमाउंट ऑफ जीएसटी देता है, ठीक है। लेकिन वो रेगुलर टैक्स पेमेंट वगैरह ये सब, मतलब रेगुलर आपका रिटर्न फाइलिंग ये सब नहीं करता, ठीक है। आगे इसके बारे में कॉम्पोजिशन लेवी में बात करेंगे सर, ये एक अलग ही चर्चा का विषय है, ठीक है। फिलहाल फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईटीसी कॉन्सेप्ट मैं आपको जितना जरूरी है बताया। मतलब सिंपल बात है, अगर आप रेगुलर स्कीम में नहीं हो, कॉम्पोजिशन स्कीम में हो, आपके लिए एक बात तो है कि आप आईटीसी कलेक्ट ही नहीं कर सकते। द सच सप्लायर जो कॉम्पोजिशन स्कीम में है इश्यूज बिल ऑफ सप्लाई, तो वो इनवॉइस इशू नहीं कर सकता। इनवॉइस और बिल ऑफ सप्लाई में फर्क होता है। इनवॉइस मतलब जहां पर जीएसटी मेंशन होता है, बट बिल ऑफ सप्लाई में जीएसटी मेंशन नहीं होगा, प्लेन बिल होगा, ये फर्क है। इनवॉइस जो होता है उसमें जीएसटी मेंशन होगा, यही फर्क है नॉर्मल बिल और जीएसटी इनवॉइस, इसमें एक छोटा सा फर्क है। उसमें जीएसटी रिलेटेड डिटेल्स रहेगा और बिल ऑफ सप्लाई में जीएसटी रिलेटेड डिटेल्स नहीं रहेगा। हेलो विश्वजीत, आयन, अर्को, शुभजीत, यस समझ में आ रहा है ना? आई होप समझ में आ रहा है। यस सर। शालिनी, शालिनी का भी आवाज नहीं है, समझ में आ रहा है? शालिनी, शालिनी कहाँ है? शालिनी, शालिनी का नेटवर्क इशू है क्या? क्यों कुछ ओके। तो टैक्स पेड ऑन गुड्स एंड सर्विस अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम इज नॉट अवेलेबल एज आईटीसी। तो जो बंदा कॉम्पोजिशन स्कीम में टैक्स पे करते हैं, ठीक है, मतलब जो भी वो परचेस करके लाता है, सपोज रेस्टोरेंट बिजनेस करता है तो रेस्टोरेंट रिलेटेड प्रोडक्ट परचेस करता है, जीएसटी दे के ही लाता है। सपोज कॉस्मेटिक का बिजनेस करता है, कॉस्मेटिक खरीद के लाया, मानो कोई बड़ा कंपनी से कॉस्मेटिक उठाते हैं, एक नाम लेते हैं, मानो मामाअर्थ, हाँ, नाम सुने होंगे, बहुत फेमस फेमस कंपनी है, लैक्मे, इस तरह का, हाँ। कॉस्मेटिक बाई करके लाया बड़े होलसेलर से, जीएसटी दे के लाया, बट बेचने के टाइम पे दे कांट कलेक्ट जीएसटी, सो आईटीसी ब्लॉक्ड। तो वो आईटीसी क्लेम ही नहीं कर सकता, पर क्योंकि तुम आईटीसी कलेक्ट ही नहीं करते तो फिर तुमको आईटीसी कैसे मिलेगी, ठीक है। तो यही इनका इनका डिसएडवांटेज भी है बिजनेस पे, क्योंकि इनका ये बिजनेस में थोड़ा प्रॉब्लम भी है, लेकिन वो कर भी नहीं सकता, क्योंकि उनका दिक्कत ये है कि कस्टमर जीएसटी दे के माल खरीदेगा नहीं, क्योंकि एक स्मॉल बिजनेस है ना, तो उनको असुविधा होता है। क्यों? क्योंकि खरीदने के टाइम पे तो जीएसटी देता है वो, बस कस्टमर दे दे तो अच्छा होता है, एडजस्टमेंट हो जाता, क्रेडिट मिल जाता है ना। तो क्योंकि composition supplier cannot collect any tax on its supplies from the recipient of its supplies, मतलब basically buyer, it is obvious that no ITC can be availed in respect of such supplies by the recipients. Nevertheless, section 17(5) subsection 17 subsection 5 clause E specifically blocks the ITC on inward supplies received by a taxable person from a composition supplier. तो एकदम क्लियर रखना था, 17 सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 क्लॉज E specifically blocks the ITC on inward supply received by a taxable person from a composition supplier. ठीक है, तो composition supply से जो भी रिसीव होता है उसमें आईटीसी ब्लॉक कर दिया, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, बहुत ही वाइटल सेक्शन था, और ये डे टू डे लाइफ में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हर जो भी आप देख लेना, और एक चीज, जो कॉम्पोजिशन सप्लायर होते हैं ना, अगर कभी भी आपको एक्सपीरियंस हो सकता है सर, कैसे, क्यों मैं बोल रहा हूँ कभी भी एक्सपीरियंस हो सकता है, क्योंकि ये सब लाइफ का एक्सपीरियंस, आप अपने बिजनेस एक्सपीरियंस को बढ़ाने के लिए जब भी कोई चीज़ कहीं से भी खरीदने जाते हो, ठीक है, या फिर अपने फैमिली पर्पस में हो, मतलब पर्सनल रीजन से हो या बिजनेस रीजन से हो, आपको बिल मिलता है, आप जो भी दुकान से कोई भी चीज़ खरीदते हो ना, अब उसका बिल चेक करिएगा,
तो जब जब आप बिल चेक करेंगे ना, आप देखेंगे उस बिल पे अगर वो कॉम्पोजिशन है ना, तो वो लिख के रखता है कॉम्पोजिशन सप्लायर बोल के, ठीक है, अदरवाइज जीएसटी चार्ज करेगा। सर समझ गए, आगे बढ़े। ओके सर, ओके, बहुत बोल दिए। सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 क्लॉज एफ, इनवर्ड सप्लाईज रिसीव्ड बाय अ नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन। माने कौन है ये लोग? आसमान से टपका खजूर पे लटका। हाँ सर, कुछ ऐसा ही मानो। आसमान से टपका खजूर पे लटका मतलब भारत का रेसिडेंट नहीं है बट टैक्सेबल है, मतलब भारत में टैक्स तो देता है बट भारत का रेसिडेंट नहीं है। सर रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे कैलकुलेट होता है? ना पूछे सर, इनकम टैक्स में पूछ लीजिएगा, क्योंकि हम लोग इनकम टैक्स में रेसिडेंशियल स्टेटस में ये सब बात कर रहे हैं बहुत डिटेल्स में। रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट का पूरा एकदम कचुम्बर बना रहे, भरता बना रहे उधर, माथा खराब कर रहे हैं आप लोग। तो मैं सैटरडे वाले क्लास में तो उसके बारे में बात कर ही रहा हूँ, आप लोगों को ऑलरेडी मतलब बता दिया ये सब चीज, रिसेंटली हुआ है। सो नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन हैज बीन डिफाइंड इन सीजीएसटी एक्ट, ठीक है, रेलिवेंट डेफिनेशंस में इस चैप्टर में भी मैंने बोला था। Essentially, a non-resident taxable person has no fixed place of business in India, but he sporadically supplies goods or service in India. सर इसका क्या मतलब? Sporadically, तो स्पोरेडिक का मतलब जितना मुझे याद आ रहा है सर, मतलब इसको अगर मैं बंगाली में बोलूं या हिंदी में, मतलब कभी कभी करता है, नॉट रेगुलर। विच इज नॉट रेगुलर, कभी कभी इंडिया में गुड्स और सर्विस सप्लाई करता है। समझ रहे हैं सर? तो नॉन रेसिडेंट है, भारत का नहीं है, लेकिन कभी कभी इंडिया में सप्लाई करता है। So tax paid on goods or service received by such non-resident taxable person is not available as ITC. However, tax paid by him on imported goods is allowed as ITC. तो देखो सर, दोनों डिफरेंस देखो। Tax paid on goods or service received by such non-resident taxable person is not available as ITC. However, tax paid by him on imported goods is allowed as ITC. अगर goods imported है, उसमें जो टैक्स वो पे कर रहा है वो आईटीसी वाला अवेलेबल कर सकता है, पर अगर वो नॉन रेसिडेंट है और नॉर्मल जो गुड्स हैं इंपोर्टेड नहीं, अगर वो सप्लाई कर रहा है, मतलब बाई करके सप्लाई कर रहा है, तो उसमें उसको आईटीसी अवेलेबल नहीं। ठीक है, ठीक है। तो क्या बोला? whereas ITC on goods imported by a non-resident taxable person is not, मतलब non-resident taxation allowed, ITC on service imported by him is allowed. सर अगेन और एक इसमें चौंकाने वाली बात, अब कंफ्यूज करने के लिए, गुड्स इंपोर्टेड में अगर टैक्स पे कर रहे हैं आईटीसी मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन अगर सर्विस है आईटीसी और सर्विस इंपोर्टेड बाय हिम इज ब्लॉक्ड। गुड्स में मिलेगा, सर्विस में नहीं मिलेगा। याद रखे किसके लिए बात कर रहे हैं? नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, जो स्पोरेडिकली काम करता है कभी कभी, ठीक है, लेकिन गुड्स के लिए अगर वो इंपोर्ट कर रहा है आईटीसी अवेलेबल होगा, उसमें टैक्स पे कर रहा है तो मिलेगा, लेकिन सर्विस के लिए ब्लॉक करके रखा है। सर क्यों? सर नियम बनाया, क्यों क्या बोल रहे, हर चीज का क्यों थोड़ी बता पाएंगे। नियम बनाया। अच्छा ये देख लो, सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 क्लॉज जी, इनवर्ड सप्लाई यूज्ड फॉर पर्सनल कंजम्पशंस। सर ये क्या है पर्सनल कंजम्पशंस? सर इसको बताने के लिए एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, चलो समझना। मिस्टर एक्स, कौन है ये मिस्टर एक्स? सर कोई भी हो, क्या फर्क पड़ता है, आप बताओ। सर ग्रोसरी स्टोर चलाता है, ग्रोसरी स्टोर से राइस, व्हीट मतलब चाल, गम मतलब आटा, ठीक है, राइस, आटा, चाल, आटा, बिस्किट्स, फॉर बीइंग सोल्ड इन इट स्टोर, मतलब अपने दुकान से ये सब बेचता है, ग्रोसरी स्टोर में तो यही सब बिकता है। आउट ऑफ द इन्वेंट्री सो परचेस्ड, जितना स्टॉक उनके पास है, ही गिव्स 10 kg ईच, मतलब 10 kg चावल, 10 kg आटा, ठीक है, अपने बीवी को, अपने बेटर हाफ को, ठीक है, मिसेस को। क्या कर रहा है सर? अपने बेटर हाफ को, मिसेस को, बीवी को, सब सब एक ही है, ठीक है तो उनको क्या कर रहे हैं, घर पे खाना बनाने के लिए दे रहे हैं कि बीवी मेरे लिए खाना बनाओ, आटा और चावल दे रहा हूं। तो क्या जो पर्सनली वो खर्चा मतलब कंज्यूम कर रहा है, उन पे उनको आईटीसी मिलेगा? अपने ही दुकान से। अकाउंटिंग लैंग्वेज में इसको क्या बोलते हैं बोलो तो?
ड्राइंग सर। थैंक यू सर। अकाउंटिंग लैंग्वेज में इसको ड्राइंग्स कहते हैं, ठीक है। इसमें आपका कैपिटल घट जाता है और आपका स्टॉक डिटोरिएट कर जाएगा, ठीक है। परचेज ही है, परचेज कम दिखाएंगे, बिजनेस परचेज कम दिखेगा, पर्सनल परचेज। पर्सनल लेवल में कौन अकाउंट बनाता है? पर्सनल लेवल में थोड़ी अकाउंटेंसी होता है। कभी सुने हो कि कोई पर्सनल अपना घर चलाने के लिए अकाउंट्स मेंटेन कर? पागल ही होगा, घर चलाने का अकाउंट्स बना के पागल ही हो जाएगा। तो पर्सनल कंजम्पशंस में आईटीसी नहीं है, इसमें ब्लॉक्ड है, बस यही याद रखना। ठीक है, ये सब कुछ स्पेशल पॉइंट था इसीलिए बोल दिया, नहीं तो आप बोलोगे सर आपने बताया नहीं। सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 क्लॉज सी, इनवर्ड सप्लाई यूज्ड फॉर पर्सनल कंजम्पशन, आईटीसी इज ब्लॉक्ड। ओके, आई होप आप लोग समझ पा रहे हो सर। सर सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 क्लॉज एच भी बता दो। अब इतना सारा बता दिया तो इसमें क्या कमी रह गया? नहीं, कोई कमी तो है नहीं, बता देते हैं सर। ये जो क्लॉज एच वाला है मतलब 17 सबसेक्शन 5 और क्लॉज एच ऐसे पढ़ते हैं ना लोग, कोई कोई ऐसे भी बोलते हैं 17 ब्रैकेट 5 ब्रैकेट एच, ऐसे भी बोलते हैं बहुत सारे लोग, ठीक है। लेकिन लीगली ऐसे भी बोला जाता है 17 सबसेक्शन 5 क्लॉज एच। ओके, अच्छा गुड्स दैट आर, अच्छा यहाँ पर बात है सर, ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है ये किस पे बात कर रहा है? फ्री सैंपल पे बात कर रहा है, गिफ्ट पे बात कर रहा है, गुड्स लॉस्ट और स्टोलन पे बात कर रहा है, एटसेट्रा। सर फ्री सैंपल, गिफ्ट्स, गुड्स लॉस्ट और स्टोलन एटसेट्रा, ये क्या है? सर ये बिजनेस के अंदर होता है। जैसे कई बार बिजनेस कस्टमर को गिफ्ट करता है, गुड्स दैट आर डिस्पोज्ड बाय वे ऑफ फ्री सैंपल प्रोवाइड करते हैं। गुड्स चोरी हो गया, मतलब रास्ते में लॉस्ट हो गया, दुकान से चोरी हो गया। स्टोलन और लॉस्ट में यह फर्क है, रास्ते से आ रहा था, भेलपुरी खा रहा था और चोरी हो गया। गाना सुना है ना सर? मैं तो रास्ते से जा रहा था, भेलपुरी खा रहा था, तो ये रास्ते से आ रहा था, लॉस्ट हो गया। दुकान में सो रहा था, चोरी हो गया, ठीक है। दुकान में सोया था, डिस्ट्रॉय होके आग आग लग गया। कहीं आग लगे लग जावे, हम तो सोवे, जो भी हो, सो गया, आग लगा, जल गया। गुड्स दैट आर रिटन ऑफ, मतलब जो गुड्स को भी दुकान से हटा दिया गया। अब पॉइंट इज दैट सर ये सभी चीजों में आईटीसी का क्या कनेक्शन? सर आईटीसी इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स दैट आर डिस्पोज्ड ऑफ बाय वे ऑफ गिफ्ट और फ्री सैंपल इज नॉट अवेलेबल। Also, ITC is blocked on lost goods, stolen goods, destroyed goods and goods that are written off. यही सार बात है, यही इस बात का सार। This is because principally, अब इसके पीछे का कारण बता रहे हैं सर, एक्सप्लेनेशन दे रहा है। ITC is available only for payment of tax on output supply. ITC कब मिलता है? आज का क्लास का स्टार्टिंग में ही मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए कभी कभी ना बेसिक को याद दिलाना जरूरी होता है, इंट्रो को याद दिलाना जरूरी होता है। आईटीसी तो जब आपने जब परचेज किया, फिर बिजनेस के फर्दरेंस के लिए जब आपने सेल किया, तभी ना आपको आईटीसी मिला। तो कहना क्या चाहते हैं सर? कहना कुछ नहीं चाहते, बस इतना बताना चाहते हैं कि आप आईटीसी आपको तभी मिलता है जब आप उसको आउटपुट को सप्लाई करते हो। So ITC on input service, capital goods relating to such output supply is not eligible. मतलब ITC available only for payment of tax on output supply. If no tax is payable on output supply, अगर output supply में कोई tax payment नहीं हो रहा है, तो फिर ITC किस बात का? Hence ITC on gift and free sample is blocked, as no tax is payable on its outward supply. In case of lost, destroyed, stolen, written off goods, also ITC is not available, as these goods cannot be said to have been used for making a taxable supply. क्योंकि टैक्सेबल सप्लाई नहीं हो रहा है, तो जब टैक्सेबल सप्लाई नहीं हो रहा है, टैक्स पे नहीं हो रहा है, तो फिर आईटीसी किस बात का? आगे कुछ एग्जांपल बताते हैं आपको, थोड़ा और क्लैरिटी मिलेगा। यहाँ पर गिफ्ट के बारे में जीएसटी कुछ कहा है सर? गिफ्ट और सैंपल, जीएसटी लॉ कुछ बताना चाहता है, लेकिन क्या जीएसटी लॉ में बताया गया है गिफ्ट के बारे में?
सर नहीं बताया गया। गिफ्ट के बारे में जीएसटी लॉ कुछ नहीं कहता, साइलेंट है। तो फिर दूसरा लॉ का सहारा, जब मेरे घर में नहीं है तो किसी और के घर से लाना पड़ेगा। क्या सहारा लिया? सेक्शन 122 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। सर ये तो हम लोग नहीं पढ़े। सर ये सीएस वाले इसको एग्जीक्यूटिव लेवल में ग्रुप 2 में पढ़ता है, सीए वाले इसको फाइनल में, सीए में भी फाइनल में ही पढ़ता है। ठीक है, प्रॉपर्टी एक्ट पढ़ लेना बाद में, फिलहाल फिलहाल जितना बोला है उतना सुन लो। ठीक है, प्रोफेशनल बनने के टाइम पे एक लॉ को पढ़ते पढ़ते दूसरा लॉ कहाँ से, वही आसमान से टपका खजूर पे लटका आ जाता है। तो गिफ्ट के बारे में जीएसटी कुछ नहीं कहा, तो वो प्रॉपर्टी एक्ट से डेफिनेशन चुरा के लाया। डिफाइंस गिफ्ट एज ट्रांसफर ऑफ सर्टेन एग्जिस्टिंग मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी। गिफ्ट क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ सर्टेन एग्जिस्टिंग मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी मेड वॉलंटरीली, अपने मर्जी से, इच्छा से, एंड विदाउट कंसिडरेशन, बदले में कुछ नहीं लेना है। मैं दे रहा हूं पर बदले में मुझे कुछ नहीं चाहिए, तभी उसको गिफ्ट कहलाता है ना। अरे गिफ्ट का मतलब ऐसा है क्या कि मैं कुछ दूंगा तो बदले में तुम मुझे, आजकल चलता है रिटर्न गिफ्ट, पता नहीं रिटर्न गिफ्ट के कारण गिफ्ट का मर्यादा ही खराब हो गया। हाँ, मैंने तुमको ये दिया था, तुमने मुझे क्या दिया? ये भगवान, दिया ही क्यों था? ना देता। मैं सुनता हूँ आजकल बहुत लोगों के मुंह से, रिटर्न गिफ्ट, मेरा रिटर्न गिफ्ट। अरे तुमको उपहार मिला है या किसी ने दिया है, खुशी रहो यार। बदले में अगर तुम उनको रिटर्न दे दोगे संगे संग, तो फिर क्या मतलब होता है गिफ्ट का? वट एवर, मतलब अगर बदले में दे दिया तो कंसिडरेशन कहलाता है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो वही कहता है। लेकिन चलो कोई बात नहीं। तो गिफ्ट का मतलब होता है विदाउट कंसिडरेशन बाय वन पर्सन कॉल्ड द डोनर। एक डोनर दान कर रहा है टू अनदर कॉल्ड द डोनी। प्रॉपर्टी में से होता है ना, प्रॉपर्टी बहुत केस में गिफ्ट कर दिया जाता है, गिफ्ट डीड बना के प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी। दान पत्र बोलते हैं इसको, बंगाल रीजन में उसको बोलते हैं दान पत्र। आई डोंट नो बाकी रीजन में क्या बोलते हैं। भारत के अलग अलग स्टेट में अलग अलग लीगल टर्म्स यूज होता है। एंड एक्सेप्टेड बाय ऑन बिहाफ ऑफ द डोनी, या तो कोई डोनी के बिहाफ में एक्सेप्ट करेगा या तो डोनी एक्सेप्ट करेगा। इन कॉमन पैरेलल्स, गिफ्ट इज मेड विदाउट कंसिडरेशन, इज वॉलंटरी इन नेचर एंड इज मेड ऑकेशनली। डेली नहीं होता है, बर्थडे रिलेटेड कारण से हो सकता है, मैरिज एनिवर्सरी में हो सकता है। ठीक है, इस तरह का कारण होना चाहिए, बिना कारण का रोज गिफ्ट, ऐसा थोड़ी होता है। ठीक है, इट कैनॉट बी डिमांडेड एज ए मैटर ऑफ राइट। गिफ्ट कोई अधिकार नहीं है, प्रॉपर्टी लॉ कहता है गिफ्ट कोई अधिकार नहीं। सैंपल क्या होता है? जीएसटी लॉ सैंपल के बारे में खुद से कुछ नहीं बोला। द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ सैंपल इज, अब ये इंग्लिश डिक्शनरी ऑक्सफोर्ड को चला गया सर। ठीक है, द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ सैंपल, a small part or a quantity intended to show what the whole like। मतलब सैंपल मतलब बहुत सिंपल, किसी भी बड़ा चीज का छोटा सा हिस्सा देख लो, छोटा वाला बड़ा ऐसा ही होगा। इन ए कमर्शियल पैरेलल सैंपल्स आर गिवन टू प्रोस्पेक्टिव कस्टमर। सैंपल किसे दिया जाता है? प्रोस्पेक्टिव कस्टमर को। प्रोस्पेक्टिव मतलब बोलो सर, जो कस्टमर बना नहीं बन सकता है। हेलो, आप लोग बात समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे? अरे हाँ ना, कुछ तो बताए। यस सर। प्रोस्पेक्टिव मतलब जो कस्टमर बना नहीं बन सकता है, उनको सैंपल दिया जाता है। ठीक है, ताकि वो क्वालिटी टेस्ट कर सके बिफोर मेकिंग द बाइंग डिसीजंस। दिस इज इन सिंपल द मीनिंग ऑफ सैंपल। जीएसटी भी उसी सैंपल कॉन्सेप्ट को यूज करता है। अब आपको आईटीसी के बारे में क्या कहना है? आईटीसी इन द हैंड्स ऑफ सप्लायर इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल्स प्रमोशंस की
अब अपने बिजनेस में सेल को प्रमोट करने के लिए अगर किसी ने मार्केट में किसी को भी सप्लाई किया, चलो ये फ्री है। अच्छा आप मुझे एक चीज बताओ, अगर आपने किसी को सैंपल दिया, एक 10,000 का चीजें बेचना है मार्केट में, आपने उसको 200 का सैंपल दिखाया नहीं, दे दिया फ्री सैंपल। अच्छा अगर आपने उनसे, अगर फ्री सैंपल है तो क्या आप उनसे 200 चार्ज करोगे कि फ्री में दोगे? हेलो, सैंपल जब आप देंगे तो क्या फ्री में देंगे कि पैसा भी लेंगे उनसे? सैंपल का फ्री में देंगे, तो फ्री में अगर आप उनसे देंगे तो क्या 200 पे जीएसटी लगेगा क्या? यही तो प्रॉब्लम है आईटीसी का, यहीं पर तो आईटीसी फंस जाता है सैंपल पे। भाई जब तुम आइटम सप्लाई कर रहे हो, तब तुम अगर टैक्स कलेक्ट नहीं करते हो तो हम तुमको कैसे क्रेडिट देंगे? तो सर्कुलर नंबर इसमें 2019 में एक सर्कुलर आया था जीएसटी का, मतलब जीएसटी डिपार्टमेंट का, 28 मार्च को। Entitlement of ITC in the hands of supplier in respect of various sales promotional scheme as under, ठीक है, taxability of the scheme has been discussed in the relevant page in chapter 2 supply under GST, value of supply, time and value of supply। हाँ इसके ऊपर भी मैंने बात करके रखा था पहले भी, ये सब चैप्टर मैंने जब कवर किया, ठीक है। जिन लोगों ने कर लिया ठीक है, जिन्होंने नहीं किया वो बाद में लाइव करेगा या तो बैकअप देख सकते। Samples and free gifts, samples which are supplied free of cost without any consideration do not qualify as supply under GST, except where the activity falls within the ambit of Schedule 1 of the GST Act. ITC shall not be available to the supplier on the inputs or input service and capital goods to the extent they are used in relation to the gifts or free sample. मतलब जब तक किसी चीज, कोई भी चीज गिफ्ट या फ्री सैंपल पे यूज होगा उस पे आईटीसी नहीं मिलेगा, सिंपल बात है, ठीक है। लेकिन अगर वो पर्टिकुलर मैटर सप्लाई के अंदर काउंट होता है, अगर वो विद इन द स्कोप ऑफ सप्लाई में काउंट होता है एज पर द जीएसटी शेड्यूल 1 के हिसाब से, ठीक है, अगर वो काउंट होता है तो हम उसे जीएसटी मतलब इनपुट क्रेडिट लगाएंगे, ठीक है। पर नॉर्मली भी जो फ्री सैंपल काउंट कैटेगरी में काउंट होगा, जो गिफ्ट कैटेगरी में काउंट होगा, उसमें आईटीसी ब्लॉक, बस इतना याद रख सर। आजकल बहुत चलता है स्पेशली शॉपिंग मॉल में, बाई वन गेट वन। अभी बाई वन गेट वन का चक्कर क्या है सर? बाई वन गेट वन मतलब आप दो लेंगे तो एक फ्री, एक लेंगे तो दूसरा फ्री। हाँ ये देखो, ये देखो, ये देखो, बेवकूफ बोल के कोई कंपनी है वो टी शर्ट दे रहा है, ठीक है, ठीक है, ये अच्छा टी शर्ट बनाते हैं आजकल अलग अलग डिजाइन का। ये देखो बाई वन गेट वन, ठीक है, एक टी शर्ट का दाम बता रहा है 739, दो लेंगे तो 809 करके दो मिलेगा, ठीक है, ऐसा बताना चाह रहा है वट एवर। लेकिन आप इसमें एक चीज समझो सर, जो पर्टिकुलर टी शर्ट बाई वन गेट वन में दो मिल रहा है आपको, एक के बदले दूसरा, तो इसका मतलब यही होता है ना कि दाम आप एक का ले रहे हो पर दे आप दो रहे हो। बाई वन गेट वन का यही मतलब होता है कि दाम आप एक का ले रहे हो बट दे आप दो प्रोडक्ट रहे हो। तो सप्लाई हो रहा है टू क्वांटिटी बट प्राइस चार्ज हो रहा है एक का, यस ना। सो हियर इज दिस मतलब कॉन्सेप्ट। तो बाई वन गेट वन में आईटीसी का क्या करें, बाई वन गेट वन में आईटीसी का क्या करें? This is not an individual supply of free goods, but a case of two or more individual supplies where a single price is being charged for the entire supply। मतलब पूरा सप्लाई का मतलब अगर दो प्रोडक्ट को अगर इंटायर सप्लाई माना जाए तो दो प्रोडक्ट का जगह आप वन प्रोडक्ट का प्राइस चार्ज करते हो, यही होता है ना। जैसे शॉपिंग मॉल में मैगी पे बिस्किट पैकेट्स पे बहुत देखने को मिलता है, सप्लाई हो रहा है दो या तीन या चार, बदले में आपका प्रोडक्ट का दाम चार्ज कर रहा है एक का या दो का। इट कैन बी a best be treated as supplying of two goods for the price of one। So taxability of such supply will be dependent upon as to whether the supply is a composite or a mixed। मतलब composite और mixed में क्या है,
ये इसके बारे में भी मैंने आप लोगों को एक चैप्टर आता है, वहां पर मैंने कॉम्पोजिट मतलब कॉम्पोजिट एंड मिक्स के ऊपर स्पेशली इंट्रोडक्शन में ही शायद मैंने बताया, या सप्लाई ऑफ गुड्स में मोस्ट प्रॉब्ली, ठीक है, सप्लाई ऑफ गुड्स में मैं इसके बारे में बता, जैसे सेलिब्रेशन पैक होता है ना सर, अरे सेलिब्रेशन पैक होता है कि नहीं होता है कैडबरी का, यस ये मिक्स्ड है कि कॉम्पोजिट है? मिक्स्ड है। मिक्स्ड है, तो इसमें जीएसटी कैसे चार्ज करें? मतलब एक सेलिब्रेशन पैक में मानो डिफरेंट ए प्रोडक्ट है, बी प्रोडक्ट है, सी प्रोडक्ट है, डी प्रोडक्ट है, मानो ए में जीएसटी है 18, बी में जीएसटी है 12, सी में जीएसटी है 5, तो जीएसटी कैसे चार्ज करें? हाईएस्ट वाला सर। हाईएस्ट वाला, वेरी गुड, ऐसा ही होता है। तो ये कॉम्पोजिट और मिक्स का डिस्कशन आप अगर आप लोग सुनोगे सप्लाई अंडर जीएसटी में, आपको और क्लैरिटी मिलेगा, वहां पर मैंने काफी डिटेल्स में बात करके रखा, ठीक है। सो वहां पर बहुत सारे एग्जांपल भी हुआ। So taxability of such supply will be dependent upon as to whether the supply is a composite or mixed supply, and the rate of tax shall be determined as per the provision of section 8. That is the section 8. ठीक है. So ITC shall be available to the supplier for the inputs and input service and capital goods used in relation to the supply of goods and service or both as part of such. मतलब सिंपल बात है, भले ही आप एक गुड्स फ्री में दे रहे हो, ठीक है, लेकिन अगर वो कॉम्पोजिट का पार्ट है या मिक्स का पार्ट है, तो जो भी टैक्स डिटरमाइन होगा उसके हिसाब से आईटीसी क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक तो फ्री था, एक का चांस, तो उसमें आपको आईटीसी मिलेगा, बट देखा जाएगा कि वो मिक्स या कॉम्पोजिशन का क्या कॉन्सेप्ट है उसमें, उसके ऊपर, ठीक है। कंपनी मार्केट में बाई मोर सेव मोर बोलते हैं, मतलब 5000 का ऑर्डर प्लेस करो तो 500 का डिस्काउंट, 10,000 का ऑफर प्लेस करो तो 1000 का डिस्काउंट, बाई मोर सेव। So discount offered by the supplier to customer including staggered discount under buy more save more, मतलब ज्यादा लोगे तो ज्यादा डिस्काउंट, ये स्कीम देता है, ठीक है। वॉल्यूम डिस्काउंट एस्टैब्लिश्ड बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई शैल बी एक्सक्लूडेड टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ सप्लाई। तो सप्लाई करने से पहले आप जो भी वैल्यूएशन करते हो वो वैल्यूएशन में नहीं आता, एक्सक्लूड कर दिया जाता है। प्रोवाइडेड टू सेटिस्फाई द पैरामीटर्स लेड डाउन इन सेक्शन 15 सबसेक्शन 3 including the reversal of ITC by recipient of supply as attributed to the discount on the basis of document issued by the supplier। अगर बाद में कोई डिस्काउंट मिलता है तो उसको रिवर्स करने का मौका में भी मिल सकता है, ठीक है। However, the supplier shall be entitled to avail the ITC for such inputs, input service and capital goods used in relation to the supply of goods and service at both on such discounts। तो कहना क्या चाहता है सर? सर कहना इतना चाहता है कि कंपनी अपना बिजनेस का बाई मोर सेव मोर करने के लिए डिस्काउंट मत दे, आप इतने का परचेस करो आपको इतने का डिस्काउंट दिया जाए, तो अगर वो पहले से बोल दिया तो उसको एक्सक्लूड करके ही वैल्यूएशन को डिटरमाइन करें कि भाई 5000 का परचेस करने से 500 का डिस्काउंट, मतलब बेसिकली 4500 होगा, तो इसी तरह से काउंट करे वैल्यू ऑफ सप्लाई, ठीक है। तो वही कहना चाहा, इसके ऊपर भी ना डिटेल्स कैलकुलेशंस पहले के क्लासेस में मैंने करा के रखा और या फिर बाद में भी करवाऊंगा, सो वहां पर भी हम लोग इसके बारे में चर्चा कर सकते हैं वैल्यू ऑफ सप्लाई में, ठीक है। वैल्यू ऑफ सप्लाई में भी इसका चर्चा है। तो बेसिकली इतना कहना चाहता है कि ये जो डिस्काउंट में जो ऑफर जा रहा है इसमें आईटीसी आपको अवेल होगा, ठीक है, आईटीसी आपको अवेल होगा, बस यही कहना चाह रहा है ब्लॉक में। सेकेंडरी डिस्काउंट, these are the discount which are not known at the time of supply। सेकेंडरी डिस्काउंट क्या होता है, मतलब जब सेल किया गया उस टाइम पे पता नहीं है, बाद में कर रहे हैं, तो ऐसे आईटीसी मतलब ऐसे सेल पे आईटीसी ब्लॉक कर दिया जाएगा। There is no impact of availability of otherwise of ITC in the hands of supplier in this case। क्यों? क्योंकि ये सेकेंडरी डिस्काउंट है। अब आप बोलोगे सर सेकेंडरी डिस्काउंट क्या होता है? सेकेंडरी डिस्काउंट का मतलब होता है से फॉर एग्जांपल जब कस्टमर ने बाई करके लेके गया, ठीक है, तब मानो प्रोडक्ट का दाम था 10,000, उस टाइम पे आपने डिस्काउंट के बारे में कुछ नहीं बोला, कुछ दिन बाद आप बोलते हो कि अगर 1 वीक के अंदर पेमेंट कर देते हो, मानो क्रेडिट परचेस है, ठीक है, 1 वीक के अंदर पेमेंट करोगे तो 200 टका का डिस्काउंट मिलेगा, तब प्रोडक्ट का दाम पड़ जाएगा 9,800, ठीक है, 200 का डिस्काउंट मिलेगा। सो इस तरह से आप वैल्यूएशन घटा रहे हो, ठीक है, तो इस तरह के केस में आपको आईटीसी अवेलेबल नहीं होगा। देयर इज नो इम्पैक्ट ऑन अवेलेबिलिटी, मतलब कहना ये चाह रहा है सेकेंडरी के केस में देयर आर डिस्काउंट व्हिच आर नॉट नोन एट द टाइम ऑफ सप्लाई और ऑफर्ड आफ्टर द सप्लाई इज ऑलरेडी ऑफर्ड, सच डिस्काउंट शैल नॉट बी एक्सक्लूडेड व्हाइल डिटरमाइनिंग द वैल्यू। मतलब कहना ये चाह रहा है सर, अगर टोटल वैल्यू 10,000 है तो वैल्यू 10,000 ही रहेगा,
मतलब 10,000 से 200 का डिस्काउंट घटा के नहीं होगा, ठीक है। अगर 10,000 में 12% लगता है जीएसटी तो वही लगेगा, 9,800 में 12% ऐसा नहीं कर पाएंगे। एनी डाउट सर? कोई सवाल है, कोई डाउट है, पूछ लो। अरे क्या मन में कोई सवाल है आप लोगों का, यह सब समझ में आ रहा है? सर क्लियर है। क्लियर है सर, थैंक यू सर। सर आईटीसी रिवर्सल भी होता है व्हेन रिटर्न और टाइम एक्सपायर्ड मेडिसिन ड्रग्स आर ट्रीटेड एज फ्रेश शॉपिंग, ठीक है। मतलब ये किस तरह से होता है, ये एक एग्जांपल दिखाने से आपको पता चलेगा। जैसे मेडिसिन दुकान में से बहुत चलता है, मेडिसिन वाले क्या करते हैं, अगर कोई गुड तो मतलब मेडिसिन एक्सपायर हो जाते हैं तो वो सप्लायर उसको ना वापस ले लेते हैं, स्पेशली इन केस ऑफ एलोपैथिक मेडिसिन, ठीक है। तो मेडिसिन या ड्रग्स रिलेटेड चीज में एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स, पहले मानो आपने कुछ मेडिसिन बाय किया था, आपने आईटी जीएसटी दिया था, ठीक है, तो जीएसटी दिया था तो आपको आईटीसी मिला था। अब अगर मानो जब एक्सपायर्ड हो गया, मानो टोटल आपने 50,000 का मेडिसिन बाय किया, ठीक है, किससे, होलसेलर से, मेडिसिन होलसेलर से। अब आउट ऑफ 50,000 5,000 का मेडिसिन एक्सपायर हो गया, अब उसको आप रिप्ले मतलब वापस कर रहे हो, तो इस 5,000 मेडिसिन का जो आप रिप्लेस कर रहे हो, मतलब बेसिकली आप उसको वापस रिटर्न कर रहे हो, तो इनके लिए जितना जीएसटी आपने पे किया था उसका क्या होगा। मतलब से फॉर एग्जांपल 50,000 का प्रोडक्ट जब तुमने परचेस किया था, तब मानो तुमने 10% का जीएसटी दिया था, तो 50,000 का 10% है, ठीक है, तो 5,000 का भी तो जीएसटी जो आप रिटर्न करोगे उसका जीएसटी भी तो आपको रिवर्स हो जाना चाहिए ना, मतलब आईटीसी रिवर्स हो जाएगा, मतलब जो मिला था वो आगे नहीं मिलेगा। अब ये एडजस्टमेंट आपको कैलकुलेट करके प्रोपोर्शनेटली करना पड़ेगा। अब इसका एक छोटा सा एग्जांपल देखने से शायद आपको, शायद नहीं ऑब्वियसली क्लियर हो जाएगा। If a manufacturer has availed the ITC of ₹10 at the time of manufacture of medicine, ठीक है, मैन्युफैक्चरर ने आईटीसी अवेल किया जब उसने मैन्युफैक्चर किया मेडिसिन को, दैट इज 100 का वैल्यू था, ठीक है। एट द टाइम ऑफ रिटर्न ऑफ सच मेडिसिन ऑन द अकाउंट ऑफ एक्सपायरी, the ITC available to the manufacturer on the basis of fresh invoice issued by the wholesaler is 50. So when the time expired goods are destroyed by the manufacturer, he would be required to reverse ITC of ₹15 and not ₹10. मतलब कुछ ऐसा है कि जो देखो सर, ये जो आईटीसी का पूरा खेल है ये किस तरह से कन्वर्ट होता है, एक मैन्युफैक्चरर होते हैं, एक होलसेलर होते हैं, या डीलर भी बोल सकते हो। मैन्युफैक्चरर कैसे कैसे ट्रांसफर होता है, मैन्युफैक्चरर मैं शॉर्ट में लिखूंगा तो चलेगा ना सर। मैन्युफैक्चरर मतलब जो बनाते हैं, फिर वो बना के किसको देता है, वो होलसेलर को देता है, फिर होलसेलर किसको देता है, वो रिटेलर को देता है, फिर रिटेलर किसको देता है, कस्टमर को देता है। तो मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर, कस्टमर, इस तरह से कन्वर्ट होता है। तो यहाँ कहना ये चाहता है कि जब मैन्युफैक्चरर ने मेडिसिन को बनाया उस टाइम पे उन्होंने भी रॉ मटेरियल वगैरह परचेज किया था तो उनको भी आईटीसी मिला था, तो मैन्युफैक्चरर को जो आईटीसी अवेलेबल था वो था 10%, ठीक है, जब मेडिसिन का वैल्यूएशन हुआ था। एट द टाइम ऑफ रिटर्न ऑफ सच मेडिसिन ऑन द अकाउंट ऑफ एक्सपायरी, आप होलसेलर उसको मैन्युफैक्चरर को रिटर्न कर रहा है कोई भी अमाउंट ऑफ मेडिसिन on the basis of fresh invoice issued by the wholesaler is 15. तो जीएसटी का जो वैल्यूएशन था वो 15 का था फ्रेश इनवॉइस के हिसाब से। तो कहना ये चाहता है कि अगर फ्रेश इनवॉइस में न्यू वैल्यूएशन 15 का है, ठीक है, फ्रेश इनवॉइस में अगर न्यू वैल्यूएशन 15 का है, सो व्हेन द टाइम एक्सपायर्ड गुड्स आर डिस्ट्रॉयड बाय द मैन्युफैक्चरर, उनको जो आईटीसी रिवर्स मिलेगा ना वो 15 का मिलेगा, पुराना 10% का जो वैल्यू है वो नहीं मिलेगा, 15 का रिवर्स हो जाएगा, 10% का पुराना अमाउंट नहीं रिवर्स होगा। 15% का जो न्यू इनवॉइस है, फ्रेश इनवॉइस है, उस अमाउंट पे रिवर्स होगा, बाद में जब फिर से मिलेगा फिर उसके ऊपर से हिसाब हो जाएगा। मतलब सिंपल बात है, जब बाई करते हैं तो आईटीसी मिलता है, जब रिटर्न कर देंगे तो आईटीसी रिवर्स करेंगे, लेकिन आईटीसी रिवर्स न्यू रेट में होगा कि ओल्ड रेट में, न्यू रेट।
ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, अब आगे और भी क्वेश्चंस है, आपको आगे और बताते हैं। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आप देख लो, सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 क्लॉज आउट। सर ये क्या है? टैक्स पेड इन फ्रॉड केसेस, डिटेंशन, कॉन्फिस्केशन एटसेट्रा। सर ये क्या है? सर अगर आप कभी भी टैक्स पे करते हो सेक्शन 74 के तहत, 129 के तहत, 130 के तहत, इसमें आपका आईटीसी अवेलेबल नहीं है। मतलब हो सकता है कि आपने जब पे किया उसमें जीएसटी है। दिस सेक्शन प्रिस्क्राइब द प्रोविजन रिलेटेड टू टैक्स पेड एज ए रिजल्ट ऑफ इवेशन ऑफ टैक्सेस। मतलब आपने टैक्स चोरी किया तो आपको पेनल्टी टैक्स देना पड़ रहा है, उसमें जीएसटी है। अपॉन डिटेंशन ऑफ गुड्स और कन्वेंस इन ट्रांजिट और टुवर्ड्स रिडेम्पशन ऑफ कॉन्फिस्केटेड गुड्स और कन्वेंसेस। ठीक है, मतलब आपने कोई पेनल्टी के तौर पे टैक्स पे किया और उस पर आपने जीएसटी पे किया, तो ये आपको आईटीसी के तौर पे कभी नहीं मिलेगी, ये भी ब्लॉक्ड है। तो सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 क्लॉज आई, टैक्स पेड इन फ्रॉड केसेस, डिटेंशन कॉन्फिस्केशन केसेस, मतलब चोरी का चीज है, डिटेंशन कर लिया आपने, या फ्रॉड के कारण आपके ऊपर टैक्स का अमाउंट चढ़ गया, तो इस ऐसा चीज में अगर आप टैक्स भरोगे और उसमें जीएसटी भरोगे तो उसका आईटीसी कभी क्लेम मत कर। आई होप कि आपको ब्लॉक्ड क्रेडिट के बारे में काफी आइडिया और कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है। बोलो सर, मैंने बहुत सारा डिस्कशंस किया, देयर आर लॉट्स ऑफ सेक्शंस, हर एक सेक्शंस पे मैंने बात की आप लोगों के साथ। अब आगे बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से आप लोगों को क्लैरिटी और मिल जाएगा सर। हेलो, बोलो, समझ में आया कि नहीं? थोड़ा हाँ ना से जवाब तो दीजिए, यस Yes, और sir. नो। सर ये जो मैंने आपको करेंटली सेक्शन 18 दिखा रहा, ये सेक्शन 18 क्या है बोलो तो? सेक्शन 18 इज अ स्पेशल सर्कमस्टेंसेस। नॉर्मल केस में क्रेडिट नहीं होना चाहिए, क्रेडिट नहीं मिलना चाहिए, बट देयर आर सम सर्टेन सिचुएशंस जहां पर स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में क्रेडिट अवेलेबल करवाया जाता है। कब, किसको, यही बताया गया एज पर द सेक्शन। स्पेशल सर्कमस्टेंसेस, क्रेडिट इन स्पेशल सर्कमस्टेंसेस, क्रेडिट इन स्पेशल सर्कमस्टेंसेस, इतनी सी बात है। अब इतना बात भी, इतना भी इम्पोर्टेंट मतलब सिंपल नहीं है जितना आप लोगों को कभी कभी मैं सिंपली बोल देता हूँ, इतनी सी बात है। इतना बात होता तो फिर आपको इतना झमेला में थोड़ी पड़ना पड़ता। स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में क्रेडिट किसको मिलता है वो सेक्शन 18 बताते हैं। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, उसमें मैं पर्सन एलिजिबल टू टेक क्रेडिट का भी आपको मैं एग्जांपल भी दे देता हूँ, और कुछ एग्जांपल्स भी आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ। इतना कर लोगे ना, एनफ है आपके लिए। ठीक है, तब इतना करने के बाद आईटी से रिलेटेड आई थिंक कोई भी पॉइंट जीएसटी में करेंटली आपको तंग नहीं करेगा। बाकी आप जितना मेहनत करोगे, जितना प्रैक्टिस बढ़ाओगे, जीएसटी आपको उतना फल देगा। सर ठीक है, फल मिलने के लिए बाद में सोचेंगे, पहले आप बता दो कि स्पेशल सर्कमस्टेंसेस क्या है ना? चलो बता देते हैं। सेक्शन 18 सेक्शन 18 जीएसटी में आपको आईटीसी के रिलेटेड अंदर में क्या बताता है? अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट इन स्पेशल सर्कमस्टेंसेस, किसे मिलता है, कब मिलता है, क्यों मिलता है? एनालिसिस कर देते हैं सर, एनालिसिस करके एग्जांपल और फिर क्वेश्चन। सर क्वेश्चन में कब जाएंगे? सर क्वेश्चन में जाएंगे तब ना जब आपको मैं थोड़ा सा समझा दूं। क्वेश्चन 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 माथा खराब कर देते हैं। सर आप लोगों ने तो कुछ नहीं बोला। सर नहीं बता रहा। अच्छा, सेक्शन 18 provides for entitlement of ITC on inputs in stock and content in finished goods or work in progress and capital goods at the time of registration, voluntary registration, on coming into regular tax paying status by existing composition living, on coming into tax paying status on account of exempt supplies, becoming taxable supply. Sir, what is the matlab? Sir, entitlement of ITC on inputs in stock एंड कंटेंट इन फिनिश गुड्स, मतलब आपको इतना कह रहा है कि आपको आईटीसी मिलेगा स्टॉक रखने के कारण, फिनिश गुड्स या डब्ल्यूआईपी में कैपिटल गुड्स रहने के कारण। कब मिलेगा? जब आप जीएसटी में रजिस्टर करेंगे,
या फिर जब आप वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन करेंगे, मतलब आप शायद रजिस्ट्रेशन के जो मैंडेटरी लिमिट है लाइक 20 लाख का टर्नओवर, 40 लाख का टर्नओवर, ठीक है, लिमिट नहीं आ रहा है आपको, फिर भी आप वॉलेंटरी लेवल में रजिस्टर कर रहे हो। या फिर पहले आप कॉम्पोजिशन में थे, अब आप रेगुलर में आ रहे हो, ठीक है, पहले कॉम्पोजिशन में थे, आप रेगुलर में आ रहे हो, आपको आईटीसी मिल जाएगा। या फिर ऑन कमिंग इनटू टैक्स पेइंग स्टेटस ऑन अकाउंट ऑफ एग्जाम सप्लाईज, पहले एग्जाम पे थे, अब टैक्स पेइंग में आ रहे हो। तो एग्जाम में रहते तो कैसे आपको आईटीसी मिलता? अगर आप एग्जाम गुड्स का सप्लाई करते हो तो आईटीसी थोड़ी मिलेगा आपको, ये तो हम लोग पहले भी पढ़े। लेकिन पहले एग्जाम थे, अभी टैक्सेबल में आ गए, तो आईटीसी दिया जाएगा आपको आईटीसी दिया जाएगा। साथ में रिवर्सल ऑफ आईटीसी ऑन इनपुट्स इन स्टॉक एंड कंटेंट इन फिनिश्ड गुड्स और डब्ल्यूआईपी एंड कैपिटल गुड्स एट द टाइम ऑफ एग्जिट फ्रॉम रेगुलर टैक्स पेइंग स्टेटस टू कंपोजिशन लेवी। मतलब सिंपल बात है, पहले आपने आईटीसी लिया, मतलब एक्चुअली आपके पास आईटीसी नहीं था। सेक्शन 18 क्या कहता है? फर्स्ट आपके पास आईटीसी नहीं था, इसके पीछे रीजन था क्योंकि आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया था। तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो क्या आप आईटीसी क्लेम कर सकते हैं? हेलो, विदाउट रजिस्ट्रेशन क्या कोई भी बिजनेसमैन आईटीसी क्लेम कर सकता है सर? यस और नो? ना सर। ना। तो अगर आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, पहले नहीं थे अब कर रहे हो, या तो आपके लिए मैंडेटरी हो रहा है। अच्छा, मैंडेटरी के बारे में मैंने कहाँ बोल के रखा सर? आपको ना इंट्रोडक्शन टू जीएसटी डिटेल्स में पढ़ना चाहिए, स्टेट वाइज बात करके रखे वहां पर, इंक्लूडिंग स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और भारत के बाकी हिस्से, कि कौन से देश में, मतलब कौन से राज्य में रजिस्ट्रेशन का क्या लिमिट है। जरूर पढ़िएगा सर, जरूर क्लास देखिएगा, मतलब जिनका अभी नहीं हुआ है इंट्रोडक्शन उनके लिए बोल रहा हूँ सर। बाद में नहीं कराएंगे, अरे बाद में कराएंगे रे बाबा, ठीक है, फिर से कराएंगे। अच्छा, वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन आपका मर्जी, मैं जीएसटी रजिस्टर करके बिजनेस करूंगा, स्वैग करेंगे, मतलब एक गाना है ना, स्वैग में करेंगे सबको स्वागत। हाँ, मतलब ऐसे ही बिजनेस करना है, स्वैग से करना है। स्वैग मतलब स्पेशल स्टाइल, चाहे बिजनेस चले ना चले रजिस्टर तो कर लेते हैं। हाँ, फर्क नहीं पड़ता, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। हाँ, सच्चा, एकदम सच्चा बंदा, यस यू कैन डू इट। ऐसे जीएसटी रजिस्टर करने का कुछ फायदा होता है। सपोज आपका नया बिजनेस है, भले ही आपका न्यू बिजनेस सेटअप है, स्टार्टअप, ऐसे स्टार्टअप तो अलग ही है, मतलब स्टार्टअप लॉ है एक हमारे देश में, ये स्टार्टअप लॉ पढ़ना पड़ता है किसको? कंपनी सेक्रेटरी को, सीएसईए में फाइनल में है स्टार्टअप, ठीक है, बहुत चर्चा में है आजकल स्टार्टअप, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम जो चल रहा है उसके तहत बहुत सारे बिजनेस को लाया जा रहा है, तो इनके केस में भी रजिस्ट्रेशन वगैरह करवाना पड़ता है, तो उनको अलग छोड़ देते हैं करेंटली साइड में। लेकिन एक सिंपल आप एक न्यू बिजनेस बनाना चाहते हो और आपका कुछ रजिस्ट्रेशन वगैरह है नहीं, तो क्या है ना, अगर आपको लोन वगैरह चाहिए, ठीक है, बिजनेस सेटअप करने के लिए कैपिटल चाहिए, तो ये सब रुक जाएगा। तो आपको बोलेगा भाई रजिस्टर कर लो, नहीं तो लोन पासिंग में दिक्कत हो सकता है, या फिर कैपिटल कहीं से जुगाड़ कर रहे हो, फाइनेंस में दिक्कत हो सकता है, देयर कैन बी वैराइटीज ऑफ रीजन। तो इसीलिए बहुत सारे लोग वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन में आजकल बिलीव करते हैं, मतलब अपनी इच्छा से, एलिजिबल नहीं हो पर फिर भी। तो आप पहले नहीं थे, अब आ गए, तो पहले आईटीसी नहीं मिलता था, अब मिलेगा, इंटाइटलमेंट, ओनरशिप आ जाएगा आईटीसी का, ठीक है। तो इसमें 3-4 पॉइंट बोला है, रजिस्ट्रेशन नया कर रहे हो या वॉलंटरी कर रहे हो, रेगुलर टैक्स पेइंग स्टेटस में आ रहे हो, लेकिन पहले कहाँ थे? कॉम्पोजिशन में। अब कॉम्पोजिशन वाले का खेला तो बोला ना आपको कि कॉम्पोजिशन वाले जीएसटी दे के खरीदते हैं पर जीएसटी दे के बेच नहीं पाते, जीएसटी लेके बेच नहीं पाते, ठीक है, तो इसीलिए उनको आईटीसी नहीं मिलता। तो लेकिन अभी वो कंपोजिशन लेवी से अपने आप को हटा के रेगुलर स्कीम में आ रहे हैं। रेगुलर स्कीम में आने का थोड़ा चिंता है। कौन आते हैं नॉर्मली रेगुलर स्कीम में? जिनका बिजनेस पूरा का पूरा टैक्स सिस्टम पे चलता है, मतलब टैक्स दे के बिजनेस करते हैं, टैक्स लेके गवर्नमेंट के घर में जमा भी करते हैं, वही रेगुलर में आते हैं, ठीक है। अब बात ऐसा है कि हर कोई ना चाह के भी कर नहीं पाता, क्योंकि कस्टमर बेस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका कस्टमर टारगेट कौन है, आप किस एरिया में बिजनेस करते हो,
आपका कस्टमर कैसा है, कौन से स्टेट में बिजनेस करते हो, बहुत सारी चीजें डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप कॉम्पोजिशन डिलीवरी से हटके एक बार रेगुलर में आ जाते हो, आईटीसी मिलेगा आपको, बल्ले बल्ले। बिजनेसमैन तो चाहते ही हैं, लेकिन फिर भी सरकार ने ये कॉम्पोजिशन स्कीम क्यों रखा? क्योंकि उनको छोटा छोटा बिजनेसमैन का जो जीएसटी लायबिलिटी है वो मिस हो रहा था। तो फिर सरकार ने सोचा कि इतना बड़ा बिजनेस सेगमेंट, जो ज्यादातर बिजनेस हमारे देश में 90% बिजनेस तो स्मॉल बिजनेसेस ही है, अब इनसे कुछ तो टैक्स चाहिए। हर कोई थोड़ी ना बड़ा बड़ा इंडस्ट्री या माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज ऐसे थोड़ी ना चलाते हैं, या बड़ा बड़ा इंडस्ट्री बिग इंडस्ट्री चलाते हैं, इतना कम ही है, 8-5-10%। ज्यादातर लोगों का बिजनेस छोटा है। या फिर आपका बिजनेस पहले एग्जेम्प्ट कैटेगरी ऑफ बिजनेस में था, मतलब आप जिस प्रोडक्ट में डील करते थे वो एग्जेम्प्टेड, ठीक है, मतलब उसमें जीएसटी नहीं लगता था, बट अभी जीएसटी आ गया उसमें। अब रिवर्सल के बारे में क्या बता रहे हैं? रिवर्सल मतलब पहले आईटीसी मिल रहा था, मतलब इस केस में आईटीसी पहले मिल रहा था बट आगे नहीं मिलेगा। क्यों? अगर आप रेगुलर से कॉम्पोजिशन में जाते हो, या फिर एट द टाइम ऑफ एग्जिट फ्रॉम टैक्स पेइंग स्टेटस ऑन अकाउंट ऑफ टैक्स पेबल सप्लाई बिकमिंग एग्जेम्प्ट सप्लाई। मतलब पहले आप जिस चीज का धंधा करते थे वो टैक्सेबल था, लेकिन अभी गवर्नमेंट रूल्स के कारण आपका करंट जो बिजनेस डीलिंग्स है उसी प्रोडक्ट में सरकार ने जीएसटी हटा दिया। तो पहले आप जीएसटी लेके बिजनेस करते थे, अब तो सरकार ने एग्जेम्प्ट कर दिया, तो फिर आपको अभी उस प्रोडक्ट में आईटीसी मिलेगा कि रिवर्स हो जाएगा? हेलो, यस सर, बोलो। माथा में गया ना बात? यस सर। या फिर आईटीसी इस गुड्स में भी मिलता है, एंटरटेनमेंट हो सकता है, अमाउंट पेबल ऑन सप्लाई ऑफ कैपिटल गुड्स और प्लांट एंड मशीनरी ऑन व्हिच आईटीसी हैज बीन टेकन। ठीक है, मतलब अगर कोई पर्टिकुलर मशीन वगैरह खरीदे हो, कैपिटल गुड्स मतलब मशीनरीज वगैरह, उसमें अगर आईटीसी लिया है तो उसका आईटीसी आपको, मतलब जीएसटी पे किया है तो आईटीसी आपका अवेल हो सकता है। एक एक्सेप्शन है कि अगर डिप्रिसिएशन क्लेम करोगे तो आईटीसी नहीं क्लेम कर सकते, समथिंग लाइक दैट। पहले भी बोला, इसी टॉपिक में मैंने डिस्कस किया, डिप्रिसिएशन के साथ आईटीसी का क्या कनेक्शन। ट्रांसफर ऑफ आईटीसी ऑन अकाउंट ऑफ चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन। मतलब ये कैसा है कि हमारा, आप पहले एक जोन में काम करते थे, अभी आपका जोन चेंज हो रहा है, तो आईटीसी ट्रांसफर हो जाएगा वन कॉन्स्टिट्यूशन से अदर कॉन्स्टिट्यूशन। पहले बिहार में थे, अभी बंगाल में आ गए, तो आईटीसी का, क्योंकि बिहार का जीएसटी कॉन्सेप्ट स्टेट गवर्नमेंट के साथ जुड़ा हुआ है, बिहार स्टेट का नीतीश कुमार के साथ जुड़ा हुआ है, बंगाल का बिजनेस कॉन्सेप्ट ममता दीदी के साथ जुड़ा हुआ है ना, या फिर उत्तर प्रदेश का बिजनेस कॉन्सेप्ट योगी जी के साथ जुड़ा हुआ है ना। स्टेट गवर्नमेंट भी तो जीएसटी से कमाते हैं सर, सेंट्रल गवर्नमेंट तो क्या बताए, सेंट्रल गवर्नमेंट भी कमा सकता है जीएसटी से, बट अभी स्टेट को बहुत जरूरी होता है जीएसटी का। इसलिए देखना, कई बार ममता दीदी बोलते हैं मेरा जीएसटी का पैसा रोक के रखा है, मोदी दे नहीं रहा है, मोदी बहुत गंदा है, ऐसा करके बोलता है। दिच्छे ना जीएसटी टाका पाबो पापा, दिच्छे ना की करे काज करबो। इस तरह का ब्लेम चलता है। मतलब अगर अपोजिट पार्टी है, मतलब अगर सेंट्रल में बीजेपी है तो बंगाल में टीएमसी है, तो ये लोग कभी कभी पॉलिटिकल सिचुएशंस में आके एक दूसरे के प्रति इस तरह का बात करते हैं। ठीक है, जीएसटी रिलेटेड बात करता है ममता दीदी, तो बहुत बोलता है कि मोदी ने ये नहीं दिया, मोदी ने वो नहीं दिया, वट एवर, उनका मतलब पॉलिटिकल पर्पस है, मैं उस पर ज्यादा बात नहीं करूंगा, बट आई होप यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। तो यहाँ पर बोला है सर, एंटरटेनमेंट ऑफ आईडीज एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन, स्विचिंग टू रेगुलर टैक्स पेइंग स्टेटस और कमिंग इनटू टैक्स पेइंग स्टेटस। ठीक है, ये कहाँ बोला? सेक्शन 18 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 2। ठीक है, जिसको सीजीएसटी रूल 40 के साथ भी पढ़ने के लिए आपको, वो तो एक ही बात है। सीजीएसटी रूल 40 में भी जो बोला है, और आईजीएसटी एक्ट 18 सबसेक्शन 2 क्लॉज 1 में भी सिमिलर चीजें बोला है। वैसे यहाँ पर थोड़ा सा टेबल के साथ बोला, पर्सन एलिजिबल टू टेक क्रेडिट, याद रखिए सर, बहुत वाइटल बातें कर रहा हूँ। पर्सन एलिजिबल टू टेक क्रेडिट, क्या बातें हैं? तो पहले तो आप हेडिंग देख लो, कौन क्रेडिट ले सकता है, मतलब ये स्पेशल सर्कमस्टेंसेस क्रेडिट है ना। पर्सन एलिजिबल टू टेक क्रेडिट, गुड्स एंटाइटल्ड टू आईटीसी, एंड रेस्ट्रिक्शन और कंडीशंस। कुछ रेस्ट्रिक्शन या कंडीशंस है कि नहीं, ये तीन चीज एक्सप्लेन करेंगे। गुड्स एंटाइटल्ड टू आईटीसी में इनपुट्स हेल्ड इन स्टॉक और कैपिटल गुड्स एज ऑन। ठीक है, अब क्या है
5 कॉलम है, पांचों कॉलम को समझते हैं। अगर आप अच्छे से मन लगा के सुनोगे समझ में आ जाएगा। कंसंट्रेशन हिलाना नहीं चाहिए सर, ठीक है। कंसंट्रेशन हटा, दुर्घटना घटा। ओके। अच्छा, पर्सन हु हैज अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑन विच ही बिकम्स लायबल टू रजिस्ट्रेशन। सर जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करने का लायबिलिटी कैसे आ जाता है? अरे मैं आपको बोला ना, टर्नओवर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका बिजनेस का टर्नओवर, ये मेरा बेसिक चर्चा है, अगर आपका बिजनेस टर्नओवर 40 लाख 20 लाख टर्नओवर क्रॉस कर जाते हैं तो सरकार कहते हैं रजिस्टर कर लो, ठीक है। अगर नहीं करोगे तो बाद में पता चलेगा तो दिक्कत में करेगा, पेनल्टी ठोकेगा और क्या। तो जैसे उनका लायबिलिटी आ जाता है 30 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन कर लेना चाहिए, एंड हैज बीन ग्रांटेड सच रजिस्ट्रेशन, और उनको रजिस्ट्रेशन मिल भी जाना चाहिए। अगर वो 30 दिन के अंदर कर लेता है तो उनको आईटीसी मिलेगा। अच्छा, आईटीसी किसके बेसिस में मिलेगा? इनपुट्स हेल्ड इन स्टॉक, मतलब उनके पास जो भी स्टॉक है, इनपुट मतलब जो परचेज किया है, एंड इनपुट्स कंटेंट इन सेमी फिनिश्ड और फिनिश्ड गुड्स, मतलब अगर मान लो वो मैन्युफैक्चरर है तो उनके पास कोई गुड्स है जो अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, आधा हुआ है, सेमी फिनिश्ड। ये सब कॉस्टिंग का बातें हैं ना सर, सेमी फिनिश्ड, वर्क इन प्रोग्रेस। तो कंटेंट इन सेमी फिनिश्ड और फिनिश्ड गुड्स, मतलब स्टॉक, मतलब फैक्ट्री में फिनिश्ड गुड्स होके बना हुआ है, वो सभी चीज में वो जो भी जीएसटी दे के रखा है उसका आईटीसी अवेल कर सकता है। हेलो, मतलब सर आप समझ रहे हो ना, पहले आप अनरजिस्टर्ड थे, अभी आप रजिस्टर्ड हो रहे हो, तो कैसे आपको जीएसटी मिल सकता है और किस पे मिल सकता है? द डे इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट फ्रॉम व्हिच ही बिकम्स लायबल टू पे टैक्स। मतलब ये जो पूरा खेल है, मतलब ये जो इनपुट वगैरह है वो कब से उनके पास है? जिस दिन उनका जीएसटी लायबिलिटी हो रहा है, ठीक है, मतलब जीएसटी रजिस्ट्रेशन लायबिलिटी, उससे पहले दिन तक, द डे इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट फ्रॉम व्हिच ही बिकम्स लायबल टू पे टैक्स। तो उनका टैक्स लायबिलिटी कब से आ जा रहा है? रजिस्ट्रेशन करना। मानो कि कोई आज का डेट ही ले लेते हैं, 2 मार्च को, 2 मार्च को अगर किसी का रजिस्ट्रेशन का मैंडेटरी हो रहा है आज के डेट में, तो कल तक, कल तक जो भी इनपुट उनके पास था उन्हीं के ऊपर उनको आईटीसी अवेलेबल होगा। अच्छा, आईटीसी जो भी उनको अवेल होगा, उनको कब तक वो ले सकता है? आईटीसी टू बी अवेल्ड विद इन 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ द इशू ऑफ टैक्स इनवॉइस बाय द सप्लायर। मतलब आपने जो कुछ भी परचेज किया, आप कौन हो? आप परचेजर हो, ठीक है। तो परचेजर आईटीसी क्लेम करता है ना सर, क्योंकि उसी ने तो जीएसटी पे करके इनपुट स्टॉक अपने पास रखा, सेमी फिनिश गुड्स रखा, फिनिश गुड्स रखा। तो आपका सप्लायर आपको जब से इनवॉइस इशू किया है उससे 1 साल तक का टाइम पीरियड है जो भी है इसके ऊपर आईटीसी क्लेम करने का। प्लीज टेल मी सर, क्लियर है ना? Yes, sir. अच्छा, पर्सन हु इज नॉट रिक्वायर्ड टू रजिस्टर बट ऑब्टेन्स वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन, उनको किसी ने नहीं कहा था, अपने मर्जी से किया, अच्छा बच्चा है। इनपुट सेल्ड इन स्टॉक इन ट्रेड कंटेन इन सेमी फिनिश्ड गुड्स और फिनिश्ड गुड्स, सेम कॉन्सेप्ट, द डे इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, ठीक है। वॉलंटरी वाले उनके लिए वो भी 1 साल का ही कॉन्सेप्ट है। अच्छा, रजिस्टर्ड पर्सन who ceases to pay composition tax and switches to regular scheme। माने 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 बहुत सिंपल है। आप पहले कॉम्पोजिशन कैटेगरी में थे, मतलब नॉट अ रेगुलर रिटर्न फाइलर, टैक्स पे करते हो एनुअल लेवल में लमसम में, बट रेगुलर रिटर्न फाइलिंग वगैरह ये सब नहीं है, और जो नॉर्मल रेगुलर टैक्स रेट भी लागू नहीं होता है, ठीक है। तो आप कॉम्पोजिशन लेवी में थे, और कॉम्पोजिशन लेवी का क्या है? जीएसटी देके प्रोडक्ट परचेज करते हैं फिर किसी से जीएसटी देता लेता नहीं है और आईटीसी कभी नहीं क्लेम कर पाता। बट एज पर सरकार गवर्नमेंट गाइडलाइंस एक लमसम अमाउंट में जीएसटी पेमेंट, भाई इतना टर्नओवर हुआ है इसके ऊपर इतना दे दो। लेकिन किंतु परंतु आप इतना दिन कॉम्पोजिशन लेवल में थे, अभी आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हो रहे हो, तो इन दैट केस इज ऑल्सो inputs held in stock in trade, input containing semi-finished or finished goods. Similar, the day immediately preceding the date from which he becomes liable to tax under regular scheme, ठीक है। अच्छा, इनके केस में एक बात कहते हैं, आईटीसी ऑन कैपिटल गुड्स
will be reduced by 5% per quarter of the year or part of the year. ITC on capital goods will be reduced by 5% per quarter. Quarter मतलब क्वार्टर माने साल में कितना क्वार्टर है? देयर आर 4 क्वार्टर, है ना सर? यस ना? मार्च अप्रैल हाँ बोलो सर। 4 क्वार्टर 4 क्वार्टर, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, नहीं गलत बोल दिया क्या? अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, इस तरह से। तो कहता है कि जो भी कैपिटल गुड्स उसने परचेज, ठीक है, कैपिटल गुड्स मतलब मैं आपको बोला ना, जैसे कि कोई भी मशीनरी प्लांट एक्सेट्रा, कैपिटल गुड्स का आईटीसी रिड्यूस बाय 5% पर क्वार्टर ऑफ द ईयर और पार्ट ऑफ द ईयर, हर क्वार्टर में गिर जाएगा फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस, पर क्वार्टर में 5% करके वैल्यू गिरेगा फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस। इसके पीछे मेन रीजन है क्योंकि कैपिटल गुड्स में डेप्रिसिएशन होता है, ठीक है, इसीलिए 5% करके वैल्यू को डाउन किया जाएगा। आगे इसका मैं कुछ कैलकुलेशन से आपको दिखाता हूँ, कुछ कैलकुलेशन इज देयर, देयर आर सम कैलकुलेशंस आई विल डिस्कस। ITC claim shall be verified with the corresponding details furnished by the corresponding service supplier. सिंपल बात है, ITC जो भी क्लेम करोगे सप्लायर जो भी आपको सप्लाई किया उसी के साथ वेरीफाई करके ही मिलेगा, अदरवाइज नहीं, ठीक है। और कुछ ITC claim shall be verified as ITC to be availed within 1 year from the date of the issue of the tax invoice by the supplier. सेम बातें बार बार करके माथा क्यों खराब करता है सर? हाँ, एक ही चीज बार बार बोल बोल के थका देता है आप लोगों को भी, मुझे भी। सर हम लोग नहीं थकते, थैंक यू सर, मैं थक सकता हूं, आपको थकना मना है। रजिस्टर्ड पर्सन हुज एग्जेम्प्ट सप्लाई बिकम टैक्सेबल सप्लाई। सर ये क्या है? माने हम पहले एग्जेम्प्टेड गुड्स सप्लाई करते थे, मतलब जिसमें सरकार टैक्स हमसे, मतलब हमसे नहीं, गुड्स पे टैक्स नहीं लगाया। इसको इसका डिटेल्स कहाँ मिलेगा? इसके लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? एग्जेम्प्टेड सप्लाईज का डिटेल्स के लिए देयर इज अ चैप्टर, मैंने पढ़ाया डिटेल्स में, एग्जेम्प्टेड सप्लाईज, बहुत क्लास लिया मैंने इसके ऊपर। आप लोग हो सके तो बैकअप ले लो, या फिर बाद में जब लाइव करोगे तब लाइव कर लेना। या जिन जिन लोगों ने कर लिया ठीक है, जो नहीं किया, जो कर लिया रिवाइज करें, जो नहीं किया वो बैकअप से भी कर सकता है या फिर चलते चलते लाइव में भी कर सकते हैं, जैसे राउंड हो जाएगा। सर एग्जेम्प्टेड सप्लाईज का बहुत लंबा लिस्ट है, छोड़ो सर अभी लंबा लिस्ट पे बात नहीं करेंगे। माने ये है कि अगर आप जैसे मानो सिंपल है, आप पहले एग्जेम्प्टेड गुड्स का सप्लाई करते थे, अभी आप टैक्सेबल हो। सिमिलर बात है, वही बात, इनपुट्स हेल्ड इन स्टॉक इन ट्रेड, इनपुट्स कंटेन्ड इन सेमी फिनिश्ड फिनिश्ड गुड्स स्टॉक इन ट्रेड रिलेटेबल टू सच एग्जेम्प्ट सप्लाईज, ठीक है। इसमें एक चीज और थोड़ा ऐड किया, एंड कैपिटल गुड्स एक्सक्लूसिवली यूज्ड फॉर सच एग्जेम्प्ट सप्लाई। तो उस एग्जेम्प्ट सप्लाईज के लिए जो भी कैपिटल गुड्स आप यूज करते थे उसको भी आप आईटीसी के लिए क्लेम कर सकते हो। बट वही बात, आईटीसी के लिए एक सिंपल चीज बोला है कि जो भी आईटीसी आपका है कैपिटल गुड्स पे 5% क्वार्टरली रिड्यूस किया जाएगा, बाकी सब कुछ सेम बात है, ठीक है। सर कुछ एग्जांपल, यस चलो देखते हैं। जेड becomes liable to pay tax on 1st August and has obtained registrations on 15th August. जेड कौन? सर एनी बिजनेसमैन जिनका 1st अगस्त में टैक्स पे करना था और उसका रजिस्ट्रेशन है 15th अगस्त। जेड is eligible for ITC on inputs held in stock and as a part of semi-finished goods or finished goods held in stock as on 31st July. जेड cannot take ITC on capital goods. Point to be noted, हाँ। जेड टैक्स पे करना चाहिए था जेड को 1st अगस्त को, बट उसने रजिस्ट्रेशन किया 15th अगस्त। अब जेड अपना आईटीसी क्लेम करना चाहता है, तो आईटीसी किस पे क्लेम करेगा? सर अगर 1st अगस्त को उसका लायबिलिटी है, लायबल टू पे टैक्स ऑन 1st अगस्त, तो 1st अगस्त के पहले दिन क्या है? 1st अगस्त का पहला दिन क्या है? 31st जुलाई। तो 31st जुलाई तक उनके घर पे, मतलब उनके दुकान पे जो भी इनपुट्स, सेमी फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स जो भी है उनके पास, ठीक है, कैपिटल गुड्स को छोड़ के, कैपिटल गुड्स में जेड नहीं ले सकता, ठीक है, क्योंकि जेड एक नॉर्मल रजिस्ट्रेशन कर रहा है, कैपिटल पे नहीं ले पाएगा। कैपिटल पे कौन ले पाएगा? मैंने आपको बताया, मतलब बेसिकली जो ऑलरेडी
कॉम्पोजिशंस में थे, जो एग्जेम्प्टेड में थे, उनके लिए लागू होता है। बोलो सर। 31 जुलाई तक उनके पास जो भी प्रोडक्ट था, जब वो अनरजिस्टर्ड था, तो सारे चीज में जो भी जीएसटी उसने दिया है वो आईटीसी वो क्लेम कर सकता है। एनी डाउट? हेलो, बोलो, समझ में आ गया? अरे कुछ तो बोलो। देखो, चुप रहने से मुझे कैसे समझ में आएगा? कोई है या नहीं? এই বোঝা যাচ্ছে কি যাচ্ছে না রে বিশ্বজিৎ? হ্যাঁ স্যার। ওকে, सर थैंक यू सर। अच्छा, इस पॉइंट में एक चीज था, मैं आपको थोड़ा बता देना चाहिए था। तो ये जो मैं आपको रजिस्ट्रेशन करने के बारे में बोल रहा था, इसके बारे में एक रिपोर्ट आपको बता देता है सर। ये जो रजिस्ट्रेशन करना चाहिए किसको? जो वॉलंटरी कर रहा है, जो लायबल हो रहा है टैक्स के लिए, जो एग्जेम्प्टेड से टैक्सेबल सप्लाईज करने आ रहे हैं, जो पहले कॉम्पोजिशंस में थे अभी रेगुलर में आ रहे हैं। In all the cases, the registered person has to make an electronic declaration in the prescribed form on the common portal. GST कॉमन पोर्टल में उनको एक डिक्लेरेशन फॉर्म भरना पड़ता है, वहां पर उन्हें स्पेसिफाई करना पड़ता है द डिटेल्स रिलेटिंग टू द इनपुट हेल्ड इन स्टॉक। मतलब आपके मन में क्वेश्चन होना चाहिए कि सर ये जो भी स्टॉक जिस पे वो आईटीसी क्लेम करेगा, ये तो कोई भी बहुत सारा स्टॉक दिखा सकता है ना? मतलब हम आपको ये बता रहे, आपको आपके मन में सवाल आना चाहिए था कि सर कोई भी स्टॉक कितना भी अमाउंट का रहे तो क्या उस पर आईटीसी क्लेम कर लेगा? नहीं सर, देयर आर सम सर्टेन क्या पावर है, कैसे आपको वो अथॉरिटी देना पड़ेगा। मैं समझाता हूँ आपको। जो भी स्टॉक आपके पास है, जिस दिन आप मेंशन कर रहे हो कॉलम 4 में, मतलब मेरे पास इतना इतना स्टॉक है, मेरे पास इतना फिनिश्ड गुड्स है, सेमी फिनिश्ड है, तो आपका स्टॉक का डिटेल्स, द डिक्लेरेशन इज टू बी फाइल्ड विद इन 30 डेज। किसको देना पड़ेगा? कमिश्नर ऑफ स्टेट जीएसटी और कमिश्नर ऑफ यूटी जीएसटी, ठीक है? एक्सटेंडेबल कमिश्नर और कमिश्नर ऑफ स्टेट जीएसटी को देना पड़ेगा। लेकिन सर डायरेक्ट देने से नहीं होगा, उसका क्या वैलिडिटी है कि आपका आप जो बोल रहे हो सही है, मतलब आपके स्टॉक में जो भी आप दिखा रहे चाहते हो वो सब सही है। इफ द क्लेम ऑफ आईटीसी पर्टेनिंग टू सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, अगर आपका क्लेम अमाउंट आईटीसी का 2 लाख एक्सीड करता है, अगर आपका आईटीसी क्लेम 2 लाख एक्सीड कर जाता है, तो आपको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड का या कॉस्ट अकाउंटेंट का। समझ रहे सर? सीएस नहीं, यहाँ पर इस पे सीएस का रोल प्ले नहीं है, सीए में एंड सीए का रोल प्ले है। याद रखे बात को। अगर आप जो भी स्टॉक दिखाना चाहते आईटीसी क्लेम के लिए, अगर आपका आईटीसी वैल्यूएशन 2 लाख से ज्यादा हो रहा है, तो प्रैक्टिसिंग सीए या प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट, ठीक है, सीए और सीए में उनसे सर्टिफाइड कॉपी लो, फिर आप उसे कमिश्नर को जमा करो, तब जाके आईटीसी क्लेम माना जाएगा। प्रोसेस है ये। समझ में आया रे? बहुत वाइटल पॉइंट था, वही मैं सोच रहा था, ये मिस हो गया था। ठीक Yes. है ना? He applies for voluntary registrations on 5th June and obtained registrations on 22nd June. अप्लाई किया था 5 जून को, रजिस्ट्रेशन मिला 22 जून को। आईटीसी कब का मिलेगा? ही इज एलिजिबल फॉर आईटीसी इनपुट सेल ऑन स्टॉक 21 जून तक। जो भी स्टॉक था उसके ऊपर आईटीसी क्लेम कर सकता है। अगर आईटीसी का क्लेम 2 लाख से, अच्छा कैपिटल गुड्स पे उनको नहीं मिलेगा सर, ठीक है, लेकिन अगर 2 लाख के ऊपर का आईटीसी क्लेम है तो कॉस्ट प्रैक्टिसिंग सीए और सीए में से क्या करवाए? वेरीफाइड करवाए, सर्टिफाइड कॉपी ले, फिर उनको जमा करे कमिश्नर ऑफ जीएसटी के पास, ठीक है? बी, अ रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन was paying tax under composition scheme, registered है but compositions में है, up to 30th July. However, 31 जुलाई से B becomes liable to pay tax under regular scheme. So B will be eligible for ITC on inputs held in stock and input containing semi-finished or finished goods held in stock, and on capital goods as on 30th July. ITC on capital goods will be reduced. अच्छा, इस केस में उसको capital goods में मिलेगा,
बट रिड्यूस्ड बाय 5% पर क्वार्टर फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस। हर क्वार्टर में जब से इनवॉइस है पर क्वार्टर में 5% करके कैपिटल गुड्स का वैल्यू कम करके फिर जीएसटी का आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। लेकिन वही बात, अगर आपका आईटीसी क्लेम वैल्यू 2 लाख से ज्यादा होता है, प्रैक्टिसिंग सीएसईएम से अथॉरिटी करके फिर कमिश्नर के पास जमा करो तभी आईटीसी क्लेम कर सकते। सिमिलर पॉइंट आल्सो एप्लीकेबल टू रिवर्सल के केस में, कि आप रिवर्सल कर सकते हो किस तरह से, ठीक है। जैसे यहाँ पर बोल रहे कैपिटल गुड्स का जो मैं आपको बात कर रहा था कैपिटल गुड्स का जो बात आपको मैं कर रहा था, कैपिटल गुड्स हैव बीन इन यूज फॉर 4 years 6 months एंड 15 days। एक कैपिटल गुड्स आप मानो आप कॉम्पोजिशंस में थे, रेगुलर में आ रहे हो, मानो कि आप एग्जेम्पशन गुड्स में थे, टैक्सेबल गुड्स में आ रहे हो, और पहले से ही आपके पास एक कैपिटल गुड था जो जिसको आप 4 साल 6 महीना 15 दिन से यूज करे जा रहे हो। अभी आपके पास इसका रिमेनिंग लाइफ है मानो 5 महीने का, 5 साल का लाइफ है अभी मानो, और 5 महीना इसके पास इग्नोरिंग द पार्ट ऑफ द मंथ, ठीक है। आईटीसी टेकन ऑन सच कैपिटल गुड्स इक्वल्स टू सी। तो आईटीसी का जो वैल्यू मतलब जो भी अमाउंट है उसको सी बोला जा रहा है, तो उसका जो बाकी लाइफ है टोटल 5 साल में से, ठीक है, टोटल 5 साल में से जो उसका रिमेनिंग लाइफ है, आईटीसी कितना मिलेगा। अब आईटीसी पूरा साल का था, पूरा उसका वैल्यूएशन था 60 महीने का, सॉरी 60 मंथ ही ना, ठीक है। 5 साल मतलब 60 मंथ, 12 महीने में 1 साल होता है, तो 12 इंटू 5 साल करोगे तो 60 मंथ होता है, और अभी आपका लाइफ बचा है 5 महीने का। तो जो भी आपका कैपिटल गुड्स का आईटीसी वैल्यू है, वो मानो आईटीसी वैल्यू है 1 लाख, ठीक है। अब 1 लाख इंटू 5/60 कितना हो जाएगा रे? मतलब आईटीसी एट्रीब्यूटेबल टू रिमेनिंग यूजफुल लाइफ, मतलब बाकी अमाउंट पे, या फिर कितना वैल्यू कितना आ रहा है 1 लाख इंटू, मतलब कैपिटल गुड्स पे ले लिया मैंने, 1 लाख इंटू 5/60 कितना आ रहा है सर? 8 Sir, 8,333. हाँ 8 3 times 3 833. मतलब 8,333 yes sir इतना मिलेगा। मतलब आप सोच रहे थे आपको 1 लाख मिलेगा, बट 1 लाख नहीं मिलेगा, अभी 5 महीने का लाइफ बचा है ना, वो रिड्यूस करता गया, वो रिड्यूस करता गया, समझे। जैसे रिवर्सल में भी बोला है, रिवर्सल ऑफ आईटीसी ऑन स्विचिंग टू कंपोजिशंस और एग्जिट फ्रॉम टैक्स पेइंग स्टेटस। मतलब या तो आप पहले टैक्स देते थे बट अभी आपका टैक्स पेइंग स्टेटस नहीं रहा, हो सकता है कि अभी आप टैक्स पे मतलब टैक्स कलेक्ट ही नहीं करते, या फिर आपका उतना बिजनेस नहीं चल रहा है, तो आप अपने आप को थोड़ी ना रखोगे, अनरजिस्टर्ड कर लोगे। जब चलेगा नहीं तो रजिस्ट्रेशन करके क्या फायदा, अनरजिस्टर्ड कर लो या फिर कॉम्पोजिशन में शिफ्ट हो, क्योंकि आपका कस्टमर सेगमेंट अभी टैक्स देना नहीं चाहता। पहले कर लिए थे, हो गया था, बट अभी देख रहे हो कि कस्टमर टैक्स देके प्रोडक्ट परचेस करना नहीं चाहता। छोड़ दो, रेगुलर स्कीम में रह के क्यों दिमाग खराब कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि आप तो आईटीसी क्लेम ही नहीं कर सकते, प्रॉब्लम हो रहा है आपको बिजनेस चलाने में। अब आप अपने आप को शिफ्ट कर रहे हो, रेगुलर से कॉम्पोजिशंस में जा रहे हो या फिर रजिस्ट्रेशन को डी रजिस्टर करो। सेक्शन 18 सबसेक्शन 4 requires reversal of ITC when a registered person who has availed ITC switches to compositions or when his supplies get wholly exempted from tax। या फिर आप जो प्रोडक्ट सप्लाई कर रहे थे वो एग्जेम्प्टेड मतलब टैक्सेबल से एग्जेम्प्टेड में शिफ्ट हो गया, मतलब सरकार ने कर दिया, गवर्नमेंट ने। सो आईटीसी ऑन इनपुट शुड बी रिवर्स्ड प्रोपोर्शनेटली। तो जो पहले आईटीसी मिल चुका था वो भी प्रोपोर्शनेट वे में रिवर्स हो जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ कोरेस्पॉन्डिंग इनवॉइस। जो भी इनवॉइस आपके पास है ऑन विच क्रेडिट हैव बीन अवेल्ड, जिसका क्रेडिट आप लेके बैठे हुए थे, if invoice are not available, अगर आपके पास इनवॉइस नहीं है, then ITC can be reversed on the basis of the prevailing market price of such goods on the date of which or over exemptions of switch over और exemption। मतलब या तो आप स्विच ओवर कर रहे हो, स्विच ओवर मतलब पहले हम रेगुलर में थे, अब हम कॉम्पोजिशंस में स्विच ओवर कर रहे हैं, ठीक है। पहले हम टैक्सेबल गुड्स बेचते थे, अभी सरकार ने मेरे गुड्स को एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में डाल दिया। लेकिन इसमें एक बात है सर, अगर आपके पास इनवॉइस अवेलेबल नहीं है, बहुत पुराना बात हो गया, ठीक है, तो जो भी प्रोडक्ट आपके गोडाउन में या स्टॉक में पड़ा हुआ है
उसका एक बेसिक ऑडिट करके, सिंपल ऑडिट मतलब मैंडेटरी नहीं, एक बेसिक ऑडिट करके सर्टिफाइड बाय ए प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड और कॉस्ट अकाउंटेंट अगेन, ठीक है। सर्टिफाइड मार्केट प्राइस कितना है आपके पास, जो भी स्टॉक पड़ा हुआ था उसका एक बेसिक ऑडिट करके उसका मार्केट प्राइस को वैलिड करके सर्टिफाइड कॉपी ऑफ ए प्रैक्टिसिंग सी और सीएमए का, ठीक है, आप अगर कमिश्नर को दे देते हो तो चलेगा, ठीक है ना। और जितना भी प्रोपोर्शनेट आईटीसी होता है जैसे आपको अवेल हुआ था वो रिवर्स हो जाएगा। कितना सुंदर लॉजिकल बातें हैं, है ना। किसी पे तो भरोसा करना है, किसी पे तो भरोसा करना है। तो ये अच्छा, ये भी समझ में आ गया। प्रोराटा बेसिस, प्रोराटा मतलब प्रोपोर्शनेट, ठीक है, प्रोपोर्शनेटली डिस्ट्रीब्यूट कर देना रिमेनिंग लाइफ के ऊपर, बस यही है सर, यही चीज है। अच्छा, ट्रांसफर ऑफ आईटीसी ऑन अकाउंट ऑफ चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन, अगर रजिस्टर्ड पर्सन का कॉन्स्टिट्यूशन बदलता है तो आईटीसी भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बदलते हैं, इन केस ऑफ सेल, बिजनेस सेल कर दिया आपने, मार्ज, डिमार्जर, अमलगामेशन, ये सब क्या होता है। डिमार्जर मतलब दो बिजनेस अलग हो गया, मार्जर मतलब दो बिजनेस एक हो गया, अमलगामेट भी वही होता है, दो बिजनेस एक हो जाना। सर फर्क क्या है, अमलगामेशन में बिजनेस का नाम बदल जाते हैं, मार्जर में या तो पुराना नाम रह जाता है या फिर नया नाम भी हो सकता है, ठीक है। जैसे रिसेंटली जैसे सिमिलर एंटिटी पे एचडीएफसी एंड एचडीएफसी बैंक मर्ज कर गया, लेकिन नाम क्या रह गया, पुराना नाम, दोनों में से एक का, एचडीएफसी बैंक। दोनों एक ही ऑर्गेनाइजेशन का था, एक एचडीएफसी था एक एचडीएफसी बैंक था, ये दोनों मर्ज होके क्या हो गया, एचडीएफसी बैंक। अमलगामेशन थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, जैसे वोडाफोन एंड आइडिया, ये सब अकाउंट्स में थोड़े डिटेल्स में समझा जाता है। दोनों मर्ज किया, नाम रख दिया भी, ना तो वोडाफोन रखा ना तो आइडिया रखा, बस ये थोड़ा सा नाम में परिवर्तन भी होता है और थोड़ा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में भी परिवर्तन होता है। आप लोग एडवांस लेवल ऑफ अकाउंटिंग में ये मर्जर अमलगामेशन के ऊपर अकाउंट सिखाया जाता है, सीख लेना। तो ट्रांसफर और चेंज इन ओनरशिप ऑफ बिजनेस, बिजनेस का ओनरशिप चेंज हो रहा है सर, बिजनेस का ओनरशिप चेंज हो रहा है, मतलब पहले मेरा था अब किसी और का हो रहा है, तो बिजनेस का कॉन्स्टिट्यूशन भी बदल रहा है, रजिस्टर्ड पर्सन बदल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का जो आईटीसी अनयूटिलाइज्ड है वो भी बदल जाएगा ना। आईटीसी दैट रिमेन अनयूटिलाइज्ड मतलब आईटीसी अभी भी पड़ा हुआ, यूज नहीं हुआ, रजिस्टर्ड पर्सन का, उसको ट्रांसफर किया जा सकता है टू द न्यू एंटिटी। देयर इज अ स्पेसिफिक प्रोविजन, मतलब मानो पहले मिस्टर ए के नाम पे बिजनेस था, तो जीएसटी के पास जो आईटीसी था वो मिस्टर ए के नाम पे था, मतलब आईटीसी का जो क्रेडिट लेजर जो पोर्टल में मेंटेन होता है, ये बहुत सिंपल है। जब पोर्टल ओपन करोगे, काम करोगे सीए फार्म या सीएमए फार्म में, तब आप लोगों को ऐसे ही देखने को मिलेगा प्रैक्टिस में, बहुत सिंपल है। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में अकाउंट्स जस्ट, या बिजनेस करते हो तो भी देख जाते हो। तो मिस्टर ए के पास जो भी आईटीसी अवेलेबल है, अब अगर ये न्यू बिजनेस मिस्टर बी के पास है, उसको ट्रांसफर किया जाएगा, provided there is a specific provision for transfer of liability in such change of constitution. Has clarified that transfer of change in the ownership of business include transfer of change in the ownership due to death of the sole proprietor. ठीक है, डेथ में हो सकता है, सोल प्रोप्राइटर का डेथ हो गया है, ठीक है। तो यही चीज है, इसको डायग्रामेटिकली भी आप देख सकते हो। आईटीसी इस यहाँ से देखो, चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन कब कब हो सकता है, बिजनेस सेल हो गया, ओनरशिप बदल गया, मार्जर, डीमार्जर, अमलगामेशन, लीज, ट्रांसफर और चेंज इन ओनरशिप ऑफ द बिजनेस, आईटीसी रिमेनिंग अनयूटिलाइज्ड इन द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर इज ट्रांसफर्ड टू द न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड एंटिटी। जो पुराना नाम पे था अब नया नाम पे हो गया, उसके नाम पे आईटीसी को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। In case of demerger, ITC will be apportioned in the ratio of the value of asset of the new units as specified in the demerger scheme. मतलब अगर डीमर्ज हुआ है, पहले ए कंपनी था, अब ए टूट के एक ने बी हो गया, दूसरा ने सी हो गया, अब जितना आईटीसी ए के नाम पे था अब वो बी को भी जाएगा थोड़ा सा, सी को भी जाएगा थोड़ा सा, तो प्रोपोर्शनेटली प्रोराटा बेसिस पे ट्रांसफर हो जाएगा वैल्यूएशन के हिसाब से। इसमें और क्या बड़ी बात है, ठीक है, बस यही बोला है और ज्यादा कुछ है नहीं। ट्रांसफर ऑफ आइडिया ऑब्टेनिंग सेपरेट रजिस्ट्रेशन फॉर मल्टीपल प्लेसेस ऑफ बिजनेस, अगर आप अलग अलग जगह में बिजनेस करते हो, सेक्शन रूल 45A of the CGST rule, section 25 enable a taxpayer to obtain separate registrations for multiple place of business
इन स्टेट यूटी, ठीक है। प्रोविजन ऑफ सेक्शन 25 पर डिस्कस्ड, ये रजिस्ट्रेशन चैप्टर में डिटेल्स चर्चा करेंगे, ठीक है। सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेने से क्या होता है, रजिस्टर्ड पर्सन मतलब ट्रांसफरर having a separate registration for multiple place of business within a state or union territory can transfer the unutilized ITC, पूरा का पूरा भी ट्रांसफर कर सकता है, पार्ट भी ट्रांसफर कर सकता है, lying in his electronic credit ledger to any or all of the newly registered place of the business in the ratio of the value of asset held by them at the time of registration. Here the value of asset means the value of the entire asset of the business irrespective of whether ITC has been availed thereon or not. And registered person should furnish the prescribed details on common portal 30 दिन के अंदर भरना चाहिए। मतलब क्या है बता देते हैं सर। मतलब मानो कि एक बिजनेस क्या कर रहा है, अपने आप को अलग अलग रजिस्ट्रेशन वाले अलग अलग जगह में बेच रहा है, ठीक है। सेपरेट रजिस्ट्रेशन फॉर मल्टीपल प्लेस ऑफ बिजनेस। तो एक ट्रांसफरर है जो बिजनेस को ट्रांसफर कर रहा है, रजिस्टर्ड पर्सन पहले से, उनका सेपरेट और भी रजिस्ट्रेशन बन रहा है अलग अलग प्लेसेस। तो एक प्लेस से दूसरे प्लेस में, मतलब मानो पहले बॉम्बे में बिजनेस था, मुंबई में बिजनेस, कोलकाता में हो रहा है, चेन्नई में हो रहा है, तो जहां जा रहा है बिजनेस, सेम बिजनेस से ट्रांसफर होके अलग अलग रजिस्ट्रेशन बन रहा है, तो हर एक बिजनेस में किस तरह से आईटीसी को ट्रांसफर करेगा, कर सकता है, होल भी कर सकता है, पार्ट भी कर सकता है, प्रोपोर्शनेटली भी कर सकता है, ठीक है। तो ये डिस्कशन हम लोग डिटेल्स में रजिस्ट्रेशन चैप्टर में करेंगे, ठीक है। द रजिस्टर्ड पर्सन शुड फर्निश द प्रिस्क्राइब्ड डिटेल्स on the common portal, मतलब GST common portal, within a period of 30 days from obtaining such separate registrations. Upon acceptance of such details, the newly registered person on the common portal, the unutilized ITC gets credited to his electronic credit ledger. मतलब जो न्यूली रजिस्टर्ड है उसको क्रेडिट हो जाएगा, लेकिन उसको 30 दिन के अंदर पुराने रजिस्टर्ड पर्सन को ये चीज बताना पड़ेगा। बाकी डिस्कशन हम लोग रजिस्ट्रेशन चैप्टर में पढ़ेंगे सर, ठीक है। अच्छा सर, लास्ट क्लास में हाउ आईटीसी इज यूटिलाइज्ड हम लोग बहुत डिटेल्स में पढ़ चुके हैं, है ना। क्वेश्चन एग्जाम्पल में आज दिन बीत गया सर। होमवर्क है आप लोगों के लिए, होमवर्क है, इस चैप्टर से जितना सारा क्वेश्चन है आप लोग घर पे एक बार जरूर पढ़ोगे। करीब कितना क्वेश्चन है मैं आपको बता देता हूँ। आई थिंक देयर इज अ 18 20 20 20 20 20 क्वेश्चन इज देयर, देयर इज अ 20 क्वेश्चन सर। क्या आप लोग प्रैक्टिस करोगे सर? हेलो प्लीज Yes, sir. करोगे ना सर? प्रैक्टिस करके 20 क्वेश्चंस, ठीक है, प्रैक्टिस करके आप मुझे बताना, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो बताना, कोई भी डाउट हो तो बताना सर, ठीक है। मैं सारा आईटीसी रिलेटेड सारा कॉन्सेप्ट को बताया। अगर कोई कहीं पर भी पढ़ते हुए डाउट लगे नोट डाउन करके रखना और मुझे पूछ लेना सर। थैंक यू सर, आज इतना ही है। Thank you, sir. थैंक यू सर, टाटा, गुड नाइट। Good night, sir. Bye, sir. गुड नाइट, बाय सर, Bye, sir. बाय सर, बाय, Bye, sir. Good night. गुड नाइट।